लोग ये रखते हैं, लोगों की जेब में है ये, रखना चाहिए कि आपको इंटरव्यू तक बीमार नहीं पड़ना है। जो मैं बातें बता रहा हूँ, कई लोग इंटरव्यू तक बीमार पड़ जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अपने को सबसे पहले आपको स्वस्थ रखना है, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर। अपन लोगों से हाथ मिलाते हैं, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, परंतु यदि कोई कुछ कीटाणु होते तो मैं बीमार पड़ जाता, कल फिर दूसरा काम नहीं कर सकता। और खास करके ज्यादा है की जरूरत भी है क्या, तो होना इस तरह से। बहुत प्रभावित हो, बहुत प्रभावित। अब आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है। तो हर्षित जी ने आपको कई बातें बताई है, पॉइंट्स, तो आप ध्यान में रखिए। कई इश्यूज जो उन्होंने बताए हैं, शायद मैं उनको री इन्फोर्स करूंगा और भी उनके ऊपर ये कहूंगा कि बिल्कुल सही है। उन्होंने करके, पढ़ करके, बाकी लोगों से पता लगा करके यह किया है। फर्क थोड़ा यही है कि हमने खुद ने इंटरव्यू लिए हैं और इंटरव्यू के नंबर दिए हैं, और इंटरव्यू में क्या देखते हैं, हमारे साथी जो वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं क्या देखते हैं, आरपीएस में भी और यूपीएससी के 50। सबसे पहले मैंने अपना इंटरव्यू दिया था 52 साल पहले, खुद ने मैंने आरपीएस में इंटरव्यू दिया था। मैंने कुछ गलतियां की थी, इसका कारण ये था कि उस समय के कोई आने वाले थे ही नहीं। हम सीधे पढ़ते पढ़ते ही एमएससी किया और एक दिन आ गया कि इंटरव्यू कॉल आ गया, सीधे ही चले गए। इससे भारी नुकसान भी हुआ। आजकल आप लोगों को बहुत तैयारी कराई जाती है, बहुत फायदे हैं इससे। आपकी बल्कि पर्सनैलिटी डेवलप भी होती है। और कि जैसा हर्ष जी ने बताया, ये इंटरव्यू नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी के जो आपको कई बताई गई थी, व्हाट मेक्स पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी, अमिताभ बच्चन जबरदस्त पर्सनैलिटी, वी कैनॉट हैव दैट पर्सनैलिटी, कुछ लंबा तो हो नहीं सकता, परंतु आप ऐसे गुण अंदर क्रिएट कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन सी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स चाहिए वो डेवलप कर सकते हैं। दो चार उदाहरण दूंगा। नेपोलियन छोटा सा था, 5 फीट का। लाल बहादुर शास्त्री 5 फीट या उससे भी कम के होंगे, बट दे आर ग्रेट पर्सनैलिटी अवर। इससे आप मत घबराइए कि आप हाइट में छोटे हैं या कलर ये है या वो है, आर इमैटेरियल थिंग्स। कई लोगों के माइंड में ये बैठ जाता है ये लंबा चौड़ा है इसका सिलेक्शन होगा, जरूरी नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या जो हैं, जो क्या देखे जाते हैं के बोर्ड के अंदर, तो आपको डेवलप करने हैं, डेवलप किए जा सकते हैं। सबसे पहला 4-5 बातें मैं लिख करके भी लाया हूँ। व्हाट वी लुक फॉर, क्या देखते हैं पर्सनैलिटी के अंदर, इंटरव्यू बोर्ड के अंदर। देखिए, आपके इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जो पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, अभी करीब 2 महीने और लगेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। इंफॉर्मेशन बताती है करीब एक लग सकते हैं, काफ़ी जिनके बाकी हैं सब इंस्पेक्टर्स के हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, पर मुझे लगता है, परंतु समय है तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। इन ट्रेड्स को, इन क्वालिटीज़ को आप डेवलप कर सकते हैं। वो क्या है जो एक ब्यूरोक्रेट के अंदर, एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर, जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होना जरूरी है। लंबा चौड़ा होना या खूबसूरत होना वो भी तो चलता है, नहीं होगी तो भी उससे काम चल सकता है, इसको ध्यान में रखिए। डोंट गेट ओवरऑड बाय आप क्या पहन करके गए हैं या क्या आपने पार्लर से आके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो खुद मैं बताऊंगा आपको कि दिन आपको क्या तैयारी करनी है, इंटरव्यू के पहले क्या तैयारी करनी है। पर सबसे पहले तो इंटरव्यू के पर्सनैलिटी टेस्ट, और पर्सनैलिटी टेस्ट में हम क्या देखते हैं वहाँ पर, वो चीज़ें यदि आप लिख डालें तो ज़्यादा। सबसे पहले आपको सच बोलने की, सत्य बोलने की, जैसा कि अभी बता रहे थे
आपको जो नो भी कहना है किस तरह से कहें, यदि नहीं मालूम है प्रश्न का जवाब, आपको हैव टू बी ट्रूथफुल। आप उनको बहकाने की कोशिश, डॉज मत करिए, ऐसे ही करके मैं थोड़ा जवाब दे दूं उससे शायद वो कुछ नंबर मिल जाएंगे। ये रिटर्न टेस्ट नहीं है, आपका वो टेस्ट है जिसके द्वारा आपका पता लगता है कि आप इसकी पर्सनैलिटी क्या है। तो यदि आपको सवाल का जवाब नहीं मालूम है, तरीके से आपको बताया गया, माननीय या सर या मैडम, ये नहीं मालूम है, आप कहिए, ये इस कहने के भी आपको नंबर मिलते हैं। मैं कई जगह कह चुका हूँ, ऐसे भी कैंडिडेट्स आईएएस में सफल हुए हैं जिन्होंने, कहते हैं हमारे ग्रुप में है वो, हमने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, एक या दो का ही दिया आउट ऑफ 20 में से, पर फिर भी उनको अच्छे नंबर मिले। ये नहीं, उनको कहने का तरीका था, के अंदर देखा जा रहा था। सबसे पहले बी ट्रूथफुल, नहीं मालूम है तो कहिए हमें नहीं मालूम है, इसके भी आपको नंबर मिलते हैं। और कुछ घुमा फिरा करके जवाब देने के उसके नंबर कटेंगे आप। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखिए। तो आप संवेदनशीलता आपके अंदर कितनी, सेंसिटिव कितने हैं सोशल इश्यूज के बारे में, आपकी वहां पर एम्पैथी देखी जाती है। अभी मैं आते हुए ब्रजेंद्र जी मेरे साथ थे, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं शायद आप लोगों को, ब्रजेंद्र सिंह जी जो हैं, तो उसके अंदर जैसे तो ना आपका आईक्यू टेस्ट तो हो चुका है, टेस्ट हुआ, उसमें आईक्यू, आपका इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज कितनी है वो टेस्ट हो चुकी है आपका। अब आपकी ईक्यू कितनी, इमोशनल कोशेंट कितना है, उसको देखा जाएगा। तो आप संवेदनशील कितने हैं सोशल इश्यूज के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और वीकर सेक्शन सोसाइटीज के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाइए। वहां पर आपको घुमाया फिराया जा सकता है, परंतु घुमा फिरा करके आप इन अड़े रहिए कि आपको अपना ईक्यू दिखाना है। मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स इन दिस वर्ल्ड हैव बीन दोज जिनको ज्यादा रहा है। महात्मा गांधी, नॉलेज वाला आदमी ज्यादा पावरफुल या ज्यादा पॉपुलर नहीं होता है, प्रिय नहीं होता है, इमोशनल कोशेंट वाला ज्यादा सक्सेसफुल होता है लाइफ के अंदर। ये जो हम आज आपको बता रहे हैं, ये केवल आपके गुड के लिए नहीं, जिंदगी में भी आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो लेक्चर्स के द्वारा जो आपको बताया जा रहा है। अपना ईक्यू डेवलप करिए, संवेदनशील रहिए, और अंदर से ही होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। देखा होगा कभी कोई घर के लिए, तो हम बिल्कुल उसके लिए कितने चिंतित नहीं, अंदर से भाव आते हैं कि इसको कैसे खून निकला, अरे इसका खून निकला, ये ख्याल आता है, आपको नहीं आता है। डेवलप करने की, जैसे ही आपके लिए डेवलप होगा, लोग अच्छा इंसान है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनने के लिए सवाल मैं पूछूंगा, एक कोई पर्टिकुलर एक पेज ऐसा बता सकते हैं जहाँ लिखा हुआ है कि अच्छा इंसान कैसे बने, क्या आप कर सकते हैं उसको, और कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी भी हो जाए और आप अच्छे नागरिक और इंसान भी बन जाएंगे, अच्छे मानव बन जाएंगे। हाँ है, कौन बताएंगे? पार्डन? गांधी जी के सिद्धांत, और कोई बताएं? बहुत बढ़िया, ये है जवाब। कुल करते हुए आप जो 11 हैं उनको पढ़ डालिए, अपने सारे सवालों के जवाब उनके आस पास में दीजिए। कुल करते हुए 11 है उसके अंदर, आप देखिए उसमें अच्छा इंसान क्या हो सकता है, जो पर्यावरण का ध्यान रखता है, सामाजिक समरसता फैलाता है, जो रैशनल है, साइंटिफिक एटीट्यूड वाला है, जो हेरिटेज को ध्यान रखता है, जो राष्ट्रीय जो सिंबल्स हैं के लिए करता है, कार्य करता है, इज्जत रखता है, देश के लिए, अखंडता के लिए, अक्षुण्णता के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। यही तो एक अच्छे इंसान के गुण, भाईचारा फैलाता है, समरसता फैलाता है। तो आप इन चीजों के अंदर अपने सवालों के जवाब, कम है, केवल घंटे का बताना है आपको, सवाल के जवाब आप संविधान के आस के ध्यान में रखना, तो संविधान का एक करिए उसके अंदर। अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंदर ही सारा काम करना है।
में जा रहा है, यही देखा जाएगा कि आप संविधान के आदमी हैं या संविधान के प्रति आपकी कितनी आस्था है। होगा प्रधानमंत्री संविधान को सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रामायण गीता सबको जोड़ता है, सब धर्मों वालों को जोड़े। जैसे गीता की बात करें, जुड़ेंगे बाहर से, कैसे कैसे जुड़े, कैसे जुड़े, कैसे जुड़े, कैसे जुड़ेंगे? वो भी इस देश के नागरिक हैं, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या। एक संविधान ही है जो आपको सबको जोड़ने की बात कहता है। आप मुझे आपसे पूछा भी जाए सबसे इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है, मेरा आपसे अनुरोध होगा संविधान को आप नंबर 1 रखिए और संविधान को एक ऐसी पुस्तक के रूप में रखिए, साथ रखिए उसको। और देखते रहिए, कई सवाल संविधान के में से ही आएंगे आप, और आए नहीं आए जवाब आपका संविधान के जुड़ा हुआ होगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सवाल क्या? तीसरा, आपका एटीट्यूड क्या है? चौथा, एटीट्यूड क्या बोलते हैं? रवैया, आपका सोचने का, सोचना, थिंकिंग, फीलिंग्स, पर्टिकुलर चीज, इन 4 चीजों की मनुष्यों की थिंकिंग और फीलिंग्स कैसी है। सारे लोग ट्रांसजेंडर्स, इसके ऊपर सवाल हो सकता है। ट्रांसजेंडर्स बारे में समाज की अलग थिंकिंग एंड फीलिंग्स नेगेटिव है, आप मानते, और मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ, सब मानने वाले हैं। आपने कितने ट्रांसजेंडर्स को अपने घर में बुला करके कभी एक हाथ खड़ा कर दिया? डन नहीं किया ना? और वो ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स हैं? दूसरे एनिमल्स हैं, दे आर ह्यूमन बींग्स ओनली। सेक्स इज डिफरेंट, सेक्स से क्या लेना देना है आपको? और समाज ने आपका एटीट्यूड एटीट्यूड इतना गलत बना हुआ है पेरेंट्स के द्वारा। मैं भी ये घर कर गया है, मेरे में घर कर गया था, जबरदस्त घर किया हुआ था। यू नो इन ट्रांसजेंडर्स ये तो बदमाश होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। कभी घर में इनको दलितों को घर में बुला रहे हैं, के साथ कम हुआ है अत्याचार? बिल्कुल कम हुआ है। अच्छी अच्छी ट्रांसजेंडर्स को अभी भी, मुझे नहीं लगता आपने कितने लोगों ने, आपने अभी तक हाथ मिलाया, कितने लोगों के साथ बैठ करके चाय पियो, घर में बुलाया। और एटीट्यूड, रवैया फिर बनता है नेगेटिव एटीट्यूड। पर अब कोर्ट ने भी इनके बारे में काफी कहा है, बराबरी का अधिकार है। आज में इज्जत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। हाँ है, एक तरफ तो आप कुत्ते पालते हैं, रखते हैं, बेड पे बैठा लेते हैं, चेयर में बैठा लेते हैं, ट्रांसजेंडर मैं भी नहीं बोल पर चर्चा करना। आई होप एक नया आइडिया मैं आपको दे, आपका एटीट्यूड बदलेगा इसके बाद। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, मैं नहीं होगा तो भी पढ़ना, जजमेंट आपको मिल जाएगा, 2013 का है। के अंदर समझाया गया कि किस तरह के बताया सेंस बनने की, इंसान बनने की, ये सब आपके कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर बनने के लिए लिसनर, हर्ष जी ने बताया था, नहीं आप बाकी 20 जवाब दें। चाहते कि आप एक बहुत अच्छा होने वाला बने, के भी 10 तरीके मैं बोल रहा हूँ और
वो कोई हाथ लेके आया बोले हैं आप जिससे इंप्रेस होते हैं बाद में वो एस्थेटिक आपको ऐसा सुन हाँ कि को सुन वो जैसे सुनने वाला बनेंगे तो आपको बहुत लाइक करेंगे। लिसनर होने के बाद में क्रिएटर बनना नहीं आ रहा है तो लगा ही लेता हूँ। अब आवाज आ रही है आपको? ये ठीक है। तो आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना जरूरी है। अच्छा कम्युनिकेशन के भी कई रूल्स हैं। अच्छा कम्युनिकेटर कौन होता है? अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोल जाता ट्रेन की तरह, तो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चला गया। के अंदर मॉड्यूलेट करना है अपनी आवाज को, अपने सेंटेंस को इस तरह से बोलना है कि सामने वाले को समझ में आए। और यहाँ कई बार कह चुका हूं कि आपको इंटरव्यू लेने आने वाले हैं करीब सबके सब 30 के आसपास या 60 वाले होंगे। मेंबर्स तो सारे 60 के आसपास ही हैं। जो एक्सपर्ट आते हैं वो भी ज्यादा है, उनकी श्रवण शक्ति कमजोर होती है। तो ध्यान में रखिए। कई बच्चे पूछते हैं हमें तेज बोलना चाहिए या धीरे बोलना चाहिए। ये मेरा अनुभव बताता है आरपीएससी का। कई बच्चे बहुत धीरे बोलते हैं, खास करके महिलाएं और लड़कियां धीरे बोलती। धीरे बोलना अच्छी बात है, घर में धीरे ही बोलना चाहिए, परंतु इंटरव्यू बोर्ड में उस चीज ध्यान में रखें कि आपकी बात वहां तक पहुंच नहीं पहुंचे। कई दफा हम कहते भी हैं उनको आप थोड़ा आवाज तेज करिए। एक बार क्या बल्कि दो बार कहा गया है थोड़ा आवाज तेज करिए। 2 बार के बाद ज्यादा फिर नहीं कहा जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपकी आवाज, आप पहले अपने छोटे छोटे ग्रुप में ये टेस्ट कर सकते हैं कि मेरी आपकी आवाज वहां तक पहुंच रही है नहीं पहुंच। जनरली गैप होता है 6 फीट का, तो आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। आवाज को मॉड्यूलेट करना चाहिए, अच्छी तरह सवाल को सुनना चाहिए। सवाल समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछिए आप उनको, तो वो लाइक करेंगे सवाल को पूछे जाने। अपन चल रहे हैं अभी कि पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या क्या एट्रीब्यूट्स को, क्या क्वालिटीज को देखा जाता है। अटेंटिव लिसनर, देन यू हैव टू बी ए वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। अच्छा नागरिक, अच्छा अधिकारी वो होगा जिसको दुनिया के अंदर क्या हो रहा है फौरी तरीके से बड़ी बड़ी चीजें मालूम हो। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आजकल नॉलेज इतना ज्यादा, क्वालिटी एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज इतना ज्यादा हो गया है कि आप हर चीज के डिटेल में नहीं जा सकते। किस चीज की डिटेल में जाना है और किस चीज के भी नहीं जाना वो भी मैं बताऊंगा आपको। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं समाज के अंदर करीब 30-40 से जितनी भी बनती है उनके बारे में जानना जरूरी है। जनरली मैं कहता हूं एक आदमी को टी नॉलेज होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड टी नॉलेज इस तरह की। ये टी नॉलेज क्या है? जो ये जो टी का जो हॉरिजॉन्टल जो है दुनिया में मुख्य मुख्य बातें, जैसे यूक्रेन का युद्ध हो रहा है आपको मालूम होना चाहिए। ईरान के अंदर अभी दंगे हो रहे हैं मालूम होना चाहिए। अमेरिका के अंदर अभी राष्ट्रपति कौन है वो मालूम होना चाहिए। कोरिया के अंदर परीक्षण क्या कर रहा है वो मालूम होना चाहिए। चीन क्या करने जा रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। परंतु एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना जरूरी है। एक या कुछ सब्जेक्ट्स, आपको कुछ सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जब आप कभी जवाब नहीं दे पाते हैं। कई दफे ऐसा होता है कि बच्चे को जो सवाल पूछे जाते हैं कोई सवाल जवाब नहीं दे पाता। कभी दुर्भाग्य है कि सवाल जो पूछ रहा है सवाल उसने याद नहीं किए या तैयारी नहीं की, तब उसको एक मौका दिया जाता है आप किसकी तैयारी करके आए, चलो हम उससे ही सवाल पूछें। अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी देखनी है उसके अंदर जवाब के द्वारा। तो आपको एक दो सवालों के जवाब, एक दो इश्यूज के, एक दो सब्जेक्ट्स के। एक तो एक आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने एमएससी की है, एमए किया है, बीकॉम किया है, कोई कह सकते हैं कि तैयारी होना अच्छी। वो एक इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है जो एक्सपर्ट को बुलाया गया वो आपके सब्जेक्ट का आदमी हो, इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, अभी जो नोबेल प्राइज मिला है किसलिए मिला है, एक सब्जेक्ट का तो अच्छा नॉलेज होना आपको आना चाहिए। समय आप कभी फंस जाएं, आपको जो मौका मिलेगा कम से कम उसमें आप सारे सवालों के जवाब दे सकें। ये टी नॉलेज का कंसेप्ट ध्यान में रखिए।
हर चीज जो इम्पोर्टेंट है एक अच्छे इंसान को जानने के लिए, अच्छे वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन को जानने के लिए, तो आप जानिए, के बिना आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि सामने बैठे हुए हैं, वो सवाल पूछने वाले हैं, उनकी नॉलेज कितनी है कि आप मान भी लें कि उनकी उम्र औसत 60 साल की है, तो 3 मेंबर्स बैठते हैं, 4 भी बैठाए जा सकते हैं एक बार, 6 को मल्टीप्लाइड करेंगे 40 से, तो नो 50 को 4 से, तो 240 साल की नॉलेज है उनकी, और आपके सामने 30 साल की नॉलेज कितनी सालों की है और आपकी कितनी कम है। तो आप एक सब्जेक्ट में तो कह सकते हैं सर इसमें मेरे को काफी कॉन्फिडेंस है। मेरी आपसे गुजारिश है, अनुरोध है कि आप एक सब्जेक्ट तैयार करिए, साइड में तैयार करते रहिए, तैयारी का तरीका है। फिर आपकी इंटीग्रिटी, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी देखी जाएगी। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी क्या होती है? कई सवाल इस तरह के होंगे जिसके अंदर आप ढुलमुल नीति हो सकती, आप किस तरह का जवाब देते हैं। इंटीग्रिटी 2 तरह की होती है, एक तो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, एक इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। आपकी सोचने के अंदर भी आप अपने विचारों को किस तरह से संविधान के प्रति समर्पित है या नहीं। जवाब ही जवाब में पता लगा लिया जाएगा कि आदमी कहता कुछ है और इसकी रवैया, एटीट्यूड क्या है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, यदि आप पुलिस आरपीएस आपका नंबर 2 रहा होगा, कितने लोगों का आरपीएस नंबर 2 है? ज्यादातर लोगों का। एक सवाल ऐसा हो सकता है, पुलिस में मारना पीटना तो थोड़ा जरूरी है, बिना मारे पीटे कोई जवाब देता है क्या? आपका क्या विचार है इसके बारे में? लोग हाँ भर लेंगे, साहब थोड़ा बहुत तो मारना पीटना जरूरी है। जबकि संविधान क्या कहता है? द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में मारने पीटने की जगह ही नहीं। आप सोच आपकी एक है, तैयारी आपने एक तरीके की की है, परंतु सवालों के जवाब से निकाला जा सकता है कि ही इज नॉट ए मैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट पर्सन। ये आप ध्यान रखिए, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रहने की कोशिश करिए। आप जैसे यही ट्रांसजेंडर की बात, अपन कहते हैं हम सबको बराबर मानते हैं, जब ये पूछा जाएगा कि आप, जैसे मैंने पूछा, आपने घर में किसी को बुलाया, किसी को खाना खिलाया, दोस्त बनाया, ट्रांसजेंडर किसी भी फैमिली में पैदा हो सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दुर्भाग्य किसी का भी हो सकता है, और दुर्भाग्य किसने? अपन नहीं बनाया, उसको अपन दुर्भाग्य कहते हैं। अदरवाइज जस्ट अनदर टाइप ऑफ सेक्स, जेंडर। उसके लिए यू कीप these basic things in mind. I repeat, संवेदनशीलता, ट्रूथफुलनेस, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका देखा जाता है जो अपने आप आ जाएगा यदि आपका नॉलेज है, यदि आप सही हैं, यदि आप संविधान के प्रति समर्पित होते हुए जवाब दे रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल सही होगा। मैंने जो सवाल का जवाब दिया बिल्कुल सही है, संविधान ये कहता है। तो आपका कई बार आपको आपकी टेस्ट करने के लिए भी कह सकते हैं, नहीं थोड़ा तो जरूरी है मारना पीटना। समय आप हो जाते हैं क्या, अपने पद से भटक जाते हैं क्या? ये आपके पॉइंट्स आपको ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखते हुए आपको जवाब दें, को ध्यान में रखते जवाब देंगे, चाहे 10 में से 3-4 सवालों के भी अच्छे जवाब देंगे आप, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो। वो तैयारी आपको अभी से करनी है, उसको माइंड में रखना। तो बेसिक लॉज हैं, जैसे लॉज ऑफ ट्रैफिक के रूल्स क्या होते हैं, फॉलो करना चाहिए। इस तरह से इंटरव्यूज के रूल्स हैं, इनको ध्यान में रखिए, संविधान को ध्यान में रखिए, संवेदनशीलता को ध्यान में रखिए, नॉलेज आपके एक सब्जेक्ट के लिए, ओवरऑल नॉलेज सबके लिए, और इन चीजों को ध्यान रखें तो आपकी पर्सनैलिटी उभर करके आएगी। नॉट अबाउट योर हाइट और अबाउट कॉम्प्लेक्शन और योर प्रिपेयर्डनेस, हालांकि वो भी जरूरी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि वो भी रखें तो अच्छी बात है, आपको तैयारी करनी चाहिए। दूसरा मेरा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द पर्सनल टेस्ट, कैसे तैयारी करें। वैसे मैं अभी सुन रहा था, आपको तैयारी करनी है आपके सब्जेक्ट की, और पीजी का सब्जेक्ट है, अच्छी तैयारी करिए। जो आपके टीचर हैं, आपके जो मेंटर हैं, आपके जो गाइड हैं, उससे पूछिए लेटेस्ट क्या है, कौन कौन सा पूछा जा सकता है। तो अपने सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स आपको अच्छे मालूम होने, फंडामेंटल्स। और आपका सब्जेक्ट यदि इकोनॉमिक्स और इससे रिलेटेड, तो अभी अभी जो नोबेल प्राइजेस मिले हैं उनके बारे में
और क्यों मिले हैं उनको, उस बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की तैयारी आपको अभी से ही करनी है। और जैसे मैं हमेशा ये बताता हूँ बच्चों को, इस तरह के फोल्डर्स रखिए आप। इस तरह के फोल्डर्स खरीद लीजिए, आज 50 फोल्डर्स खरीद लीजिए या 100 खरीद लीजिए, और उनके अंदर व्हाइट पेपर्स रखिए जैसे मैं रखता हूँ। के अंदर 50 या 100 सब्जेक्ट ऐसे चुन लीजिए आज से, आपको वो मैं बताऊंगा क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, के बाहर शायद ही आपको पाएंगे। पहली बात तो इस फोल्डर में हर एक में 4-4, 5 पन्ने रख लीजिए, इससे ज्यादा मत रखिए, व्हाइट पेज। और उसकी तैयारी आप यहाँ तो करेंगे ही, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो बताया जाएगा। इसके अलावा आप खुद बाय रिसर्च मेथड थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करिए। आजकल गूगल गुरु जो है आपको हर चीज बताता है। एक आधा उदाहरण भी हम देखेंगे, ट्रांसजेंडर का ही है। ट्रांसजेंडर के जाएंगे, आपको ये तो मालूम है ट्रांसजेंडर 4 टाइप के होते हैं, फिर उसमें कई आपको जजमेंट्स मिलेंगे। कुछ 2, 4, 5 इश्यूज ना गहरा जाइए, पॉइंट्स बनाइए, रेड में लिखिए, जैसे मैं ये लिखता हूँ, हर रोज मैं पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ आपके लिए, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है, मेरा तो पैशन है, इंटरेस्ट है, और उसी कारण से लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और ये आपको अच्छा अधिकारी रहने के लिए भी जरूरी है कि आप पढ़ते रहना। एक बहुत बड़ा आरोप आईएएस, आरएएस, आरपीएस और आईपीएस पे लगता है कि नौकरी मिलने के बाद पढ़ना बंद कर दे। एक बहुत त्रासदी है, ट्रेजेडी है। यदि आपको सफल होना है, आरएएस भी बन गए, सबके सब आप आईएएस अवश्य बनना चाहेंगे, और बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे? केवल आरएएस बन गए फिर क्या फायदा हो? आप, मैं आशा करता हूं आपका सबका सिलेक्शन हो, तब आरएएस बने, और उसमें के बाद में आईएएस भी बने। फिर आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा कि आप कितना अपने दूसरे आरएएस वालों से कितना आगे निकल गए नॉलेज के, कितना आप पढ़ते हैं, कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या जो आपके अंदर बुक्स जो पढ़ते हैं, इससे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त किससे होता है? बुक से होता है, आपके साथियों से होता है। यहाँ पे साथी भी ऐसा रखिए जो ज्ञानी हो, जो अपने से ज्ञानी ज्यादा हो, उसको ढूंढिए आप ऐसे। अपने आप यही ढूंढने लग जाना, आप अपने से कौन ज्ञानी ज्यादा, 4 का ग्रुप बनाइए, के साथ इश्यूज को डिस्कस करिए। आप चीज में आपका नॉलेज ज्यादा है, किसी में मेरा होगा, किसी में इनका होगा, किसी में इनका होगा, डिस्कशन होगा इश्यूज के ऊपर। और ये मैं अपने उसमें करता था, यूनिवर्सिटी का मैं वाइस चांसलर भी रहा हूं, कि एक इश्यू को हम देते थे 10 बच्चों को, 5 बच्चों को इसके फॉर एंड 5 को इसके अगेंस्ट, इसको पढ़ करके आई। हर बच्चा उसके डिटेल में जाता था। बिलीव मी, उन 10 बच्चों की नॉलेज टीचर के पढ़ाने वाले से ज्यादा हो जाती थी। स्वाभाविक है, आजकल सब आप डिटेल में जा सकते हो, लाइब्रेरी में जा सकते हो, पूरे 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। वो जो पढ़ करके फिर जो पॉइंट्स बनाते थे, तो हमारे टीचर्स घबरा गए कि तो हमारे को पढ़ाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, इनकी इतनी नॉलेज होगी। तो आप भी इसमें ऐसा ग्रुप बना डालिए अपने अच्छे दोस्तों का, जो आपकी आपके विचार मिलते हो या विचार नहीं भी मिलते हो, तब आपके जनरली अच्छा रहता है। नहीं विचार मिलने वाला भी होता है, जब वो आपको अगेंस्ट वाले व्यूज दे। ये आप जनरल नॉलेज की तैयारी किस किस इश्यूज पे करनी है। सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की, जैसा आपको हर्ष ने, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में ना आपको मालूम है। पहली बात मैं बता दूं, मैंने ये शुरू किया था कि आपका नाम, धर्म, जाति, पता ये नहीं पूछे, अभी भी नहीं पूछा जा रहा है। आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा, आपका जाति नहीं पूछी जाएगी, आपका धर्म नहीं पूछा जाएगा, आप किस गांव से आए वो भी नहीं पूछा जाएगा। रीजन से भी इंटरव्यू के दौरान ही पता लग गया कि आपका एजुकेशन कहाँ हुआ। अब जैसे मेरा जिला तो पाली जिला है, पर एजुकेशन तो अजमेर में हुई, तो अजमेर के बारे में पूछ सकते हैं। और फिर ये भी पूछ सकते हैं अजमेर में दर्शनीय स्थान क्या है, यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या है, रिलीजियस प्लेसेस क्या है। अजमेर में क्योंकि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मैं जनरली पूछता था उन दिनों, आप अजमेर, आपने सब्जेक्ट किस में किया? मैंने हिस्ट्री में एमए किया। हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। अब देखिए आदमी कैसे फंसता है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट क्यों? साहब हिस्ट्री की बातें हैं, हिस्ट्री के मॉन्यूमेंट्स। मैंने अजमेर में आए हैं, आप कितनी बार आए हैं? साहब कई बार आया हूँ। हिस्ट्री के कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स देखे हैं आपने? साहब वो तो नहीं देखे। तो ये देखिए इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, एक तरफ कहते हो कि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ में अजमेर जैसे जगह पे, यहाँ पृथ्वीराज किले
चौहान का किला है, वो आप देखने ही नहीं गए। आप में वहां सोनी जी की नसियां हैं, आपने नाम सुना होगा, अब जाना नेक्स्ट टाइम, जबरदस्त है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, पुष्कर है, इनके बारे में या मैं कहते हैं एटलीस्ट ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। आप ये देख के आए तो आप कह सकते हैं कि आपका नॉलेज है, इंटरेस्ट भी है। आप दिल्ली गए हैं, दिल्ली में इतने दर्शनीय स्थान जो वर्ल्ड हेरिटेज के हैं, के बारे में नॉलेज है या नहीं? आप दुनिया देखने जाते हैं तो वहां तो ईफिल टावर देखने जा रहे हैं, पर अपने यहाँ हिंदुस्तान में आपने कुतुब मीनार ही नहीं देखी। कुतुब मीनार के बारे में या हुमायूं का मकबरा आप देखिए, ये वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है। दुनिया आती है, लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग आके देख के चले गए, पर हम इस हिंदुस्तान के लोग 300 किलोमीटर दूर दिल्ली में जाकर के इनको देख करके नहीं आए। तो इन चीजों का ध्यान रखिए आप, कि आपकी नॉलेज आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहां आपकी पढ़ाई हुई है, के बारे में। हाँ प्लीज पूछ। तो चारों की नॉलेज प्राप्त करने में क्या समय लगता है? क्या समय लगता है? नॉलेज तो इतना होना चाहिए कि आप अब सर्विस में आ गए, 33 जिलों के बारे में भाषण देना आ जाना चाहिए कि नागौर क्यों फेमस है, कि अमर सिंह चौहान, अमर सिंह राठौड़ का किला है वहां, है के बारे में। नागौर में से वहां कौन से क्या बोलते हैं वो, अकबर के नवरत्न थे, उसमें से एक नवरत्न वहां से था, कौन था वो? नवरत्न थे ना अकबर के। हाँ, तो आपको इसी तरह से पाली के अंदर, पाली के आज आज पेपर आया, पेपर कैसे पढ़ना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। तो कोई एक जिला तो आप ले लीजिए, मैं जहां आप ज्यादा रह रहे हैं या वो है, बाकी चारों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज प्राप्त करिए। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो तैयारी करके वो पूछे जाए, वही तो मैंने बोला। आपका दुर्भाग्य है कि कोई भी सवाल नहीं पूछा जाए, ऐसा हो सकता है। किसी का सौभाग्य होता है, किसी का दुर्भाग्य होता है, उसका क्या कर सकते? सामने वाले के माइंड में क्या है, वो क्या पढ़ कर क्या है। आप तैयारी करके गए, संविधान की पूछ ही नहीं रहे सवाल, तो पूछने वालों को भी संविधान में कुछ इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना। तरह तरह के लोग हैं यहाँ दुनिया के अंदर, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में कविताओं में है, तो किसी का धार्मिक बातों में है, किसी का रामायण में है, तो किसी का आजकल जो घटनाएं हो रही है, पुलिस ऑफिसर है तो पुलिस की बातें पूछेगा, आपके डिपार्टमेंट जिसमें कार्य कर रहे हैं उसके बारे में पूछ सकता है, नहीं भी पूछ, इसके बारे में तो कोई भी आप नहीं कह सकता कि पूछा नहीं, ये दिस इज नॉट वो, आप कोई गलती नहीं निकाल सकते। तो पहला अपने एरिया के बारे में, डिस्ट्रिक्ट में जहां कार्य कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के बारे में भी, वो भी आएगा, मैं बताऊं, उसके बारे में नॉलेज पूरा होना चाहिए। डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करता है, कैसे चैलेंजेस क्या हैं, मुख्य मुख्य चुनौतियां कैसे है, आपने उस डिपार्टमेंट में क्या चेंज लाए हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। क्यों छोड़ना चाहते हैं इतनी बढ़िया नौकरी को आप? यदि टीचर हैं, आप कितने टीचर हैं इनमें से? हैं 2-4, आपको पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है नई वाली, करीब 10-12 पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, किस तरह से लागू हो रही है, नहीं लागू हो रही है। शिक्षक तो सबका गुरु होता है, शिक्षक तो कई आईएएस बनाता है, आईएएस शिक्षक भले ही नहीं बना पाए, शिक्षक तो सबसे ऊपर पायदान पे है, तो छोड़ करके आप क्यों एक सरकारी नौकर बनना चाहते हैं? इसका जवाब होना चाहिए। शिक्षा नीति के बारे में पूछा जा सकता है, तो अपने अपने फील्ड के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले अपना रीजन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो अपना स्टेट के बारे में, स्टेट के बारे में भी मुख्य मुख्य बातें आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री का एकीकरण किस तरह से हुआ, कौन कौन यहाँ के बड़े नेता हुए, बड़े मुख्यमंत्री जो रहे हैं यहाँ पे, जो 15 साल 18 साल। मैं कई लोगों से पूछता था, मोहनलाल सुखाड़िया का नाम सुना है? मुझे आश्चर्य होता है, मोहनलाल सुखाड़िया का नाम लोगों ने, सबसे लंबे पीरियड तक अभी तक उनका रिकॉर्ड है, 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और बिलीव में कई लोगों को नहीं मालूम था कि वो मुख्यमंत्री रहे। सबके नाम मालूम होना जरूरी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको कि सबके नाम बताओ, परंतु जिन्होंने इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है के बारे में बातें आपको मालूम। जयनारायण व्यास के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, पहला मुख्यमंत्री कौन रहा है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी में जैसे ईआरसीपी आजकल जो चल रहा है, के बारे में मालूम होना चाहिए, कौन कौन से जिले इसके अंदर इन्वॉल्व है, किनको फायदा होगा,
वो नदियां कहाँ से आती है जो इसका पानी यहाँ इधर तो डाइवर्ट किया जाएगा। ऑलरेडी कितना ही जगह से पानी राजस्थान में आ रहा है। राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल कब बनी, राजस्थान कैनाल कब बनी, उससे रिलेटेड इश्यूज क्या है, ये आपको अपने स्टेट के बारे में मालूम होना चाहिए। फिर इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में भी आपको सब मालूम है, परंतु मैं बता रहा हूं इस हिसाब से। और सबसे ज्यादा नॉलेज किसकी क्या है, सबसे नजदीक की नॉलेज ज्यादा जरूरी है आपके जिले की। आप इंडिया की नहीं बता पाएंगे तो चलेगा, परंतु स्टेट की नॉलेज ज्यादा अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपके डिस्ट्रिक्ट की नॉलेज होना और भी ज्यादा जरूरी है। इंडिया के बाद में वर्ल्ड की नॉलेज, दुनिया के बारे में भी आपको मुख्य मुख्य बातें मालूम होनी चाहिए। कितने सागर हैं, ये सबके नाम केवल एक इंडियन ओशन के नाम पे, इंडिया के नाम पे एक ओशन के, बाकी कोई किसी देश के नाम पे कोई सागर का नाम नहीं है। वो क्यों है, कितने हैं, और बंगाल की खाड़ी और जो भी है, जो आपको अपना ज्योग्राफी आपको मालूम होना चाहिए, अपना बॉर्डर कितना है, अपनी कोस्ट लाइन कितनी है, अपने राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से हैं, अपने व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज कितने हैं, आबादी कहाँ कम हो रही है, आबादी कहाँ ज्यादा बढ़ रही है, कौन से बीमारू स्टेट्स थे, कौन से बाहर आ चुके हैं, किस स्टेट की मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। आपने देखा होगा कहाँ पे लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, कहाँ पे लिटरेसी रेट लोवेस्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी वाला है, कौन सा वाला है, सबसे कम लिटरेसी वाला, फीमेल लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट बिहार में है या राजस्थान में, तो आप गूगल करके देखना। और राजस्थान में सबसे कम कहां पे लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, जालोर में। आप शायद देखेंगे, शायद जालोर शायद सबसे नीचे पायदान, और सबसे ज्यादा कहां है, केरल के अंदर। ये मुख्य मुख्य बातें मैंने बताया ना, 100 फोल्डर्स में आप को रखिए, दिन आपको तैयारी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू दिन आपको क्या तैयारी करनी है, आपको मानसिक तौर पे बहुत स्वस्थ रहना जरूरी है। और जो आपका दिनचर्या होती है कि हो सके तो रखिए। आप यदि घूमने का है, आधा घंटा घूम करके आइए, घूमने के समय में ज्यादा तैयारी होती है। पता नहीं आपकी क्या, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मुझे मालूम था आज लेक्चर देना है, आपको जाना है, इतने ज्ञानी लोग बैठे होंगे सामने, तैयारी की हो, फिर भी मैं घूमने गया, 1 घंटे घूम के आया, और घूमते समय माइंड में यही सवाल चल रहे थे, क्या क्या चीजें मुझे कवर करनी चाहिए। क्योंकि जब खून का संचालन होता है बॉडी के अंदर, जब आप घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब भी माइंड में सबसे ज्यादा, यदि आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा अच्छा वॉक करके आएंगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन माइंड में ज्यादा, सोचने की शक्ति और ज्यादा आपको आप एक्टिव रहेंगे, मेंटली आल्सो यू विल बी एक्टिव। दिन पूरा 2 घंटा मत करिए, परंतु 10-15 मिनट उस दिन भी कर डालिए। दैट विल मेक यू रियली वेरी हेल्दी एंड मोर अलर्ट एंड अटेंटिव। ये मेरी सोच है, और आई थिंक जो इसके एक्सपर्ट हैं इस सब्जेक्ट से, वो भी कहेंगे कि ये जरूरी है। तो आपको अच्छी स्लीप आनी चाहिए, नींद आनी चाहिए उसके पहले रात, समय पे खाना खाइए, सो जाइए, और वापस तैयारी करनी है उठ करके आपको दूसरे दिन। और के पहले जैसे अच्छी शेव करके जाना है, आपको पूछते कपड़े क्या पहने, वो आपके इंटरव्यू होंगे अब सर्दियों के दिनों के अंदर। जो लड़के हैं वो तो आप कोट पहन सकते हैं, टाई भी लगा सकते हैं, आप है शॉल या जो भी है आपको जो रख सकते हैं। इसके लिए अभी भी तैयारी कर लीजिए, आपका इंटरव्यू डेफिनेटली नवंबर या दिसंबर में होगा, विंटर का टाइम होगा, तैयारी आप उसको ध्यान में रखें। और शेव करना है आपको, अपने नेल्स काटने हैं, आपके क्लोज आयरन होने चाहिए, और शूज पॉलिश्ड होने चाहिए, कि ये आपका दिखाता है कि आप कितने अपने पर ध्यान देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के ये भाग हैं। और कपड़े हो जहां तक हो सकते लाइट कलर के, समर के अंदर, गर्मियों के दिनों में इंटरव्यू तो लाइट क्लोज पहनी, डार्क क्लोज पहन करके नहीं जाना है। जैसे कि डार्क क्लोज आप गए, नहीं जाना है, आज बिल्कुल ठीक है, या इस तरह के भी स्ट्राइप वाले वो नहीं होने चाहिए। ये ज्यादा है, जैसे आप इनफॉर्मल हैं अभी, टी शर्ट में गलती से मत चले जाना, ये है, इस तरह की भी एक आधी गलती हो जाती है,
तो आपको फॉर्मल, जैसे लाइट कलर का ये है, लाइट कलर में जो दिख रहे हैं जैसे आपके हैं, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से लाइट कलर का शर्ट और डार्क कलर का पैंट हो सकता है। टाई लगा लें भी तो अच्छा है, और नहीं लगाएं तो भी चलता है। आप स्वेटर पहन लेना फुल, वो भी लाइट कलर का या थोड़ा डार्क कलर का हो सकता है। और आपको तो आई थिंक मालूम है किस तरह का पहनना चाहिए, महिलाओं को ज्यादा मालूम रहता है कपड़े कैसे पहनने, खास करके आज के युग में। तो आरपीएससी आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, हड़बड़ाहट में नहीं पहुंचे। जहां तक हो सकता है अजमेर एक दिन पहले चले जाएं आप, कि हड़बड़ाहट नहीं रहे, कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहे कि जल्दी चलाओ गाड़ी को, अभी तक पहुंचे नहीं, ट्रैफिक जाम हो गया, ये हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये आप पहले पहुंचिए वहां पे रह करके। और अब आया मेन चीज, जिनके अखबार अवश्य पढ़िए। इंटरव्यू के दिन अखबार पढ़ना है आपको। अखबार कैसे पढ़ना चाहिए, आज का दैनिक भास्कर अवेलेबल है यहाँ पर, लेकर आइए आप। आज का दैनिक भास्कर मैं पढ़ करके आया हूं, और कैसे पढ़ा जाता है उसके मैंने पॉइंट्स भी बनाए। कहाँ गया पढ़ने में, पेपर पढ़ने में आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इस पेपर को पढ़ने में आप कितना समय लगाते हैं, कितने मिनट लगाते हैं या कितना घंटा लगाते हैं? जैसे आज मैं पढ़ के आया था, मैंने समय नोट किया। इस पेपर को मैं वैसे तो खैर 10-12 पेपर पढ़ता हूँ रोज, पर आप इतने पेपर मत पढ़िए, कि हम एक्सपर्ट्स पे छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर्स लेता हूँ नेशनल लेवल के, 20-20 साल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनको लेक्चर देते हैं। तो आपको नेचुरली आपकी नॉलेज उनसे सुपीरियर होने की जरूरत है। कि मुझे काम भी नहीं है, रिटायर्ड आदमी हूँ, 10-12 पेपर पढ़ सकता हूँ, उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। कई मैगजीन से अलग से पढ़ता हूँ, किताबें अलग से पढ़ता हूँ, पर इस पेपर को पढ़ने के अंदर मैंने इसको केवल 15 मिनट लगाए। इससे ज्यादा आपको समय, आप ज्यादा से ज्यादा इसको आधा घंटा लगा देना। एक पेपर अवश्य मंगाना उस दिन, स्टैंडर्ड पेपर मंगाना। इंग्लिश में हो तो आप इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू मंगा लीजिए। क्या आपने किसी ने सवाल पूछा था इंग्लिश में इंटरव्यू होगा या हिंदी में होगा, उसका भी मैं जवाब दूँ। हिंदी में है तो आज बड़ा पेपर है ये दैनिक भास्कर, इसको मैंने केवल 15 मिनट में पढ़ा। आप कितने लोग पढ़ करके आए हैं इसको पढ़ करके आए? अब बिना देखे हुए मैं भी अपने देखूंगा नहीं मैंने वो पॉइंट्स क्या लिखे, मैंने 10 पॉइंट्स निकाले। देखता हूं मेरी स्मरण शक्ति कितनी तेज है, क्या क्या इसके इश्यूज हैं जो आपको वो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स पूछ सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स अवश्य पढ़ के आते हैं इसको। ये भारी गलती मैंने देखी है, कि मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे पढ़ करके नहीं आते। सर हम जल्दी से निकल के आए, आप यदि सुबह ही निकल गए हो 6 बजे और 9 बजे के इंटरव्यू में, तो आपको कहाँ पेपर मिलेगा? पेपर मंगाइए, पेपर अवश्य मंगाइए। आजकल के बच्चे, मुझे मालूम है इवन हमारा बेटा पेपर नहीं मंगाता है, इससे ही पढ़ लेता है। नो, आपको ये पेपर मंगाना है और उसको खोल करके पढ़ना है, दिन तो खास करके। तो क्या क्या इश्यूज हैं, कोई एक इश्यू 9-10 लोगों ने पढ़ा है, एक इश्यू बताइए क्या इश्यू इसमें जो है इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर पूछ सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद वाला। दूसरा, जवाई बांध पे वो जो जो चल रहा है, बिल्कुल। तीसरा, ये हुआ। और कुछ? यानी जो मैंने बनाए, देखिए कितने इसके अंदर। सबसे पहला यदि आप देखेंगे, अब मैं देख भी नहीं रहा हूं इसके अंदर, फ्रंट न्यूज है बंबई के अंदर यूएपीए। ये मेन न्यूज आपको हिंदुस्तान के सारे पेपरों में मिलेगी, जवाई बांध की न्यूज नहीं मिलेगी, और वो भी इंपॉर्टेंट है। यूएपीए द मेजर नेशनल इश्यू। और एक चीज और बताऊं, आप हर इंटरव्यू बोर्ड में एक आईपीएस ऑफिसर हो, जरूरी है। एक आईएएस ऑफिसर जरूरी है। और बोर्ड का मेंबर है वो तो किसी भी बैकग्राउंड के, आप सातों मेंबर्स के बारे में जानते होंगे, वो अलग बात है। एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है, और एक शिक्षाविद हो सकता है, होगा वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। ये जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं, आरपीएस का ध्यान में रखते हुए मेरा सवाल तो यही होगा कि पुलिस से संबंधित क्या क्या खबरें हैं इससे, यूएपीए क्या है, किस तरह के अपराधों को डील करने के लिए यूएपीए का कानून बना, वो आप किस तरह के अपराधों को, आतंकवाद के लिए, टेररिस्ट रिलेटेड ऑफेंस,
टेररिज्म के लिए यूएपीए का फुल फॉर्म क्या है, कब से बना, टेररिज्म के लिए पहले किस किस तरह के कानून रह चुके हैं, जिसमें पोटा था, टाडा था, हम नाम सुन चुके हैं, उनको हटा करके अभी यूएपीए बनाया है। यूएपीए तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक कानून है। इसमें आपने देखा होगा, आज न्यूज में पढ़ी अच्छी तरह से, कि लोग 8 साल जेल में रह करके आज उन पे कोई भी कहते हैं कि ये तो निर्दोष आदमी। और कल का पेपर मैंने पढ़ा यूएपीए का, बॉम्बे हाईकोर्ट का ही था, केस में गए कि बेल के लिए यूएपीए का हाईकोर्ट का जज कहता है हमें कोई पावर नहीं है बेल देने की। हाईकोर्ट के जज को बहुत पावर होती है, और यूएपीए में तो हाईकोर्ट जज को ही बेल देने की पावर नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। टेररिस्ट रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए कानून बना हुआ है, टेररिस्ट के लिए। तो इसके फिर इसमें से दूसरा सवाल निकल सकता है, टेररिस्ट कितने तरह के हैं, टेररिस्ट कौन से ग्रुप्स हैं जो टेररिस्ट ग्रुप भारत सरकार ने घोषित कर रखे हैं। कितने लोगों को मालूम है कितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इंडिया में, बता सकते हैं? बड़ा सिंपल है, आप गूगल पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ होम, आप इतने लिखिए टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफ इंडिया, सीधा निकल के आएगा 43 है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिक्लेयर करती है, नोटिफाई करती है। अभी रिसेंटली किसको नोटिफाई किया है? पीएफआई को। तो पीएफआई 43वां है, के पहले 42 हो चुके हैं। तो आपको वो लिस्ट मालूम होने की, 2-4 नाम तो मालूम होने चाहिए। नक्सलवाद है, नक्सली है, खालिस्तानी है, उल्फा है, एलटीटी है, अलकायदा है। ये बताया ना, रिसर्च के तरीके से आप तैयारी करें। जब यूएपीए का तो पहले मैंने लिखा यूएपीए का, दूसरा मैंने लिखा कार्बन डेटिंग, जो आपने बताया ज्ञानवापी। कार्बन डेटिंग क्या होता है, साइंस का सवाल है, ये किस तरह से होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि अब मैं कार्बन डेटिंग के बारे में नॉलेज नहीं बढ़ा सकता, परंतु इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा मैंने जो लिखा, रोड एक्सीडेंट, इसमें देखा होगा काफी रोड एक्सीडेंट की घटनाएं हैं, तो पुलिस ऑफिसर जो रोड एक्सीडेंट के बारे में तो जानना जरूरी है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं वर्ल्ड में, 1.5 लाख। ये तो युद्ध में भी नहीं मारे जाते। तो आप पुलिस ऑफिसर बनने के बाद में क्या क्या करेंगे जिससे एक्सीडेंट्स कम हो, एक्सीडेंट होते क्यों है, इसके बारे में सवाल हो सकता है। फिर ये पाली वाला मैंने भी लिखा है, जो आपने कहा पाली के जवाई, एक तो पैंथर संरक्षण जो है उसका भी आया है, फोटो देखा होगा, उसमें वो बैठा हुआ है, और जवाई बांध का भी है। हिजाब का एक इश्यू है कि हिजाब का इश्यू कल जजमेंट भी आया, और कई देशों के अंदर वो जो बताया, कितने मुस्लिम देशों के अंदर वो है। ये एक ऐसा है जो कंट्रोवर्शियल इश्यू है। ऐसे इश्यूज के ऊपर आपको एक अपनी बनाना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसे तो आप अपने मेंटर से या जो ज्यादा एक्सपर्ट हैं उनसे डिस्कस करिए कि सर मैं अपना स्टैंड क्या बनाऊं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं, वही अलग अलग विचार हैं, इतना मुश्किल है आपके लिए एक अपना विचार बनाना। आप जस्टिस गुप्ता के साथ रहेंगे या जस्टिस सुधांशु जी के साथ रहेंगे? कितने लोग जस्टिस गुप्ता के साथ हैं, कितने सुधांशु जी के साथ हैं? पहली बात मालूम भी नहीं है कि नहीं मालूम सुधांशु जी ने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा। मैं बता देता हूं, फिर आपके विचार जानना। सुधांशु जी ने यह कहा है कि लड़की क्या पहने ज्यादा जरूरी नहीं है, स्कूल में जाके पढ़े वो ज्यादा जरूरी है, कि ड्रेस के कारण से उसको वंचित मत करिए पढ़ाई से। और जस्टिस गुप्ता ने बोला है कि ये हिजाब या ड्रेस क्या होती है, ये तो जरूरी है कि कोई एक ड्रेस कोड तो हो। सेक्युलरिज्म है तो ड्रेस एक होनी चाहिए। अब बताइए कितने लोग सुधांशु जी के साथ हैं, हाथ खड़ा। कितने लोग गुप्ता जी के साथ हैं? देखिए बटा हुआ है यहाँ। तो आपका जवाब कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अगेन आपके इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी देखने के लिए, और संविधान के प्रति आस्था देखने। संविधान दोनों तरफ है। संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि जेंडर्स का ध्यान रखा जाए, महिलाओं की पढ़ाई पर ध्यान रखा जाए। महिलाओं की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या ड्रेस ज्यादा जरूरी? कोई विचार हो सकता है। ड्रेस के बारे में बोलने वाले वो ड्रेस पे, फिर या आपका बीच का रास्ता, ऐसा दोनों कुछ होना चाहिए।
आज इसका जवाब मैं बताता हूँ। आज के एडिटोरियल्स पढ़िए अच्छे न्यूज़पेपर्स में। आज के हिंदू में भी आया, सब पेपरों में जो नेशनल पेपर्स हैं, नेशनल पेपर्स पढ़ने का फायदा ये है कि उनके जो बोर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्ञानी लोग मिलकर के एक एडिटोरियल संपादकीय बनाते हैं, एक आदमी नहीं बनाता है। वो स्टेट के पेपर्स में नहीं मिलता है। मैं फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ आपको, यहाँ स्टेट के पेपर की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जो नेशनल लेवल के पेपर्स हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में भी पढ़े रहते हैं, जिनको पढ़ते हैं सेक्रेटरीज भी पढ़ते हैं, जिनको पॉलिसी मेकर्स भी पढ़ते हैं, वो एक्चुअली एक बोर्ड बैठता है, 4-5 लोग मिलकर के बैठ करके उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, लॉ का एक्सपर्ट, सोशियोलॉजी का एक्सपर्ट, ये सब मिलकर के सोचते हैं कि देश की भला किस में है। के आधार पे जो टॉप पेपर्स हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन, इनके एडिटोरियल्स इस आधार पे बनते। तो ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हैं, 5-10 के ऊपर आप अपने एडिटोरियल्स पढ़ के अपने खुद के विचार बनाइए और उसके ऊपर फिर पेश करने की कोशिश करिए वहां। सर मेरा विचार ये है, परंतु सपोज आपका जो मेंबर है या चेयरमैन वो कह सकता है नहीं होना तो ये चाहिए। सर मेरी सोच ये है सर, आप जो कह रहे हैं वो भी सही ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्ट मत करिए, तो गलत सिद्ध करने की कोशिश मत करिए। आप उनके साथ ह्यूमिलिटी दिखा करके कहिए सर आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, परंतु ये मेरा विचार ये बना है, तो संविधान की तरफ ज्यादा होना चाहिए, तो समाज का ज्यादा भला हो की तरफ ज्यादा होना चाहिए। अब मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए, जवाब आप उसमें फिट कर सकते। फिर था एक मैं पढ़ के आया, पुलिस के हाथ लंबे हैं पर कटे हुए हैं, ये भी पढ़ा होगा आप। ये पुलिस के जो आरपीएस में है, ये सवाल जरूर आएगा, आप पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं, पुलिस के अंदर क्या क्या कमियां हैं, चैलेंजेस क्या है, इस पेपर की कटिंग को काट के रख लीजिए। तो इस तरह के हैं पेपर, 1 या 2 जरूर मंगाइए आप, इसमें भी इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। इसके अंदर जो आप खाली पन्ने हैं उसमें 4 ये कटिंग भी 5-7 डाल दीजिए, उसमें 4 पॉइंट अंडरलाइन करिए। आज के इस संपादकीय में मैं पढ़ के आया हूँ, वो कमियां बताई हुई है पुलिस के अंदर क्या क्या कमियां हैं, भी पढ़ के आए हैं इसको। पुलिस के हाथ तो लंबे तो हैं पर कटे हुए हैं, जब कट गए तो कौन से लंबे हैं, कट गए। क्या क्या है, सारी चीजें लिखी है। पुलिस के अंदर रिक्त स्थान बहुत हैं, बिहार में तो 30 to 40% वैकेंसीज है, राजस्थान में भी 20% है। फिर कार्य इतना ज्यादा है कि पुलिस वाले हमेशा वर्क रोड में दबे रहते हैं। फिर इसमें बताया कि उनकी ट्रेनिंग की कमी है, साधनों की कमी है। इसमें काफी जो चीजें जो बताई गई है आपको मिल जाएंगे, पुलिस क्या क्या कमियां हैं, कैसे दूर किया जाए। और पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग उसके आधार पे होते हैं, खुद माफिया से मिल जाते हैं, करप्शन है। एक करप्ट पुलिस ऑफिसर न्याय कर सकता है? तो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है वो न्याय कर सकता है क्या? वो दूसरे से मिलकर के आपके साथ अन्याय करेगा। पुलिस ऑफिसर ही क्यों, दूसरे भी अधिकारी हैं, एक जज भी न्याय करेगा यदि पैसा खा गया तो करप्शन। तो ये सारे तरह की कटिंग रखिए जो आपको अच्छा लगता है, संपादकीय या मुख्य लेख कटिंग हुए रखिए आप, उसमें 2-4 पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए। ये तरीका है, आपको अभी 2 महीने में अच्छी तैयारी हो जाएगी आप। फिर एक वेश्यावृत्ति के ऊपर भी है, उसका वेश्यावृत्ति क्यों फैली हुई है, ये भी एक सोशल इश्यूज है, के ऊपर भी आप वो कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर्स भी है, उनके रिजर्वेशन का मामला इसमें आया। तो ये मैंने 10 इश्यूज निकाले। और चुनावी वादे और इलेक्शन कमीशन के बीच में जो आजकल चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां कहती है कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है जो हमारे को कहता है कि फ्रीबीज होना चाहिए या रेवड़ियां बंटनी चाहिए या बजट बनाते समय आप पुराने बजट का ध्यान रखें। ये कौन होते हैं पूछने में भी आपके विचार पूछे जा सकते। तो ये तो हुआ पेपर पढ़ने का तरीका, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगाएं, परंतु आप 15 मिनट की जगह आधा घंटे के अंदर या 45 मिनट्स में इसमें दिन का जरूर समय दें। बाकी आपके जो नोट्स बने हुए हैं उसको आप देख लेना, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। अब नेक्स्ट इंटरव्यू
रूम के अंदर, क्योंकि तैयारी भी होगी, इंटरव्यू रूम में जाते समय सबके दिल धड़कते हैं, तो पहली बार जाते हैं कई बार। तो आप लोग तो कई बार जा चुके हो शायद, कितने लोग ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, हाथ खड़ा करें। ज्यादातर लोगों ने दिए, पर जिन्होंने नहीं दिए उनको ज्यादा इस तरह की आशंका, क्या होगा, कैसे होगा। इंटरव्यू बोर्ड, आप तो मॉक इंटरव्यू दे चुके हैं यहाँ पे, आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, वो आपके सब शुभ चिंतक हैं, ये मान के चले। इंटरव्यू बोर्ड में कोई भी आपका दुश्मन नहीं। ऐसा होता है कि कोई आपका दुश्मन, आपकी उम्र में भी इतना फर्क है, कभी मिले ही नहीं होंगे, नए नए आदमी है, कोई आप पूर्वाग्रह से ग्रसित आदमी ही नहीं वहां पर। आपका यदि इंटरव्यू अच्छा है तो आपको अच्छे ही नंबर मिलेंगे। कई लोग यहाँ पे ये सवाल पूछते हैं, साहब भाई भतीजावाद चलता है क्या? इसलिए तो हमने नाम पूछना बंद किया, जाति पूछना बंद किया, कौन से इलाके से वो पूछना बंद किया। और यहाँ तक कि इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स आते हैं उनको भी नहीं बताया जाता कि किस बोर्ड में बैठेंगे आप, वो भी उस दिन। बल्कि जो पहले मेंबर्स को भी एक फिक्स्ड होता था, ये मेंबर साहब एक्स जो भी इनका नाम है, ये पूरे 7 दिन बैठेंगे, वो सिस्टम अब खत्म हो चुका है। 7 मेंबर हैं, उनमें से 3 का नंबर आता है, पता नहीं वो कौन 3 है। काफी ऐसी कोशिश की गई है जिससे कि पक्षपात नहीं हो। बल्कि अब तो ये भी होने जा रहा है कि आप किस बोर्ड में बैठेंगे वो एक गोली निकाल करके आप खुद चयन करेंगे। जरूरी नहीं है बोर्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में, जैसे 1, 2, 3, 4 की गोलियां बनी हुई है, आपने निकाला 3 आ गया तो आप 3 में जाएंगे। तो ना तो बोर्ड मेंबर को मालूम है कि आप वहां आने वाले हैं, ना आपको मालूम था वहां जाने वाले हैं। कोशिश, ये प्रयत्न ये है कि इसको जितना पारदर्शी, कितना को इम्पार्शियल बनाया जा सकता है, बनाया गया है। और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन मामले में नंबर 1 है हिंदुस्तान के। अपने बाद में ही गुजरात और केरला और चेन्नई ने अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो, और यूपीएससी भी सोच रही है कि इसको वहां पर भी लागू किया जाए। फिर सिंपल बातें हैं कि यू हैव टू ग्रीट द चेयरपर्सन, जो भी है आप उसको नमस्कार करिए। जब तक वो नहीं कहें आप चेयर पे मत बैठिए, खड़े रहिए, आपको कहा जाएगा। चाहते नहीं कि पहले जाके बैठ गए, चेयर आपके लिए ही है, आपको बैठा बैठा इंटरव्यू होगा। कभी किसी का खड़ा इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, ठीक है? पर कहने पे बैठी। यही चीज आप ऑफिस में भी जाते होंगे, सीनियर चीफ सेक्रेटरी से मिलने जाएं, ये नहीं कि पहले ही जाके बैठ जाएं। दोस्तों तो बैठ सकते हैं, बाकी वो कहेंगे, जरूर कहेंगे मैडम है आजकल, बैठिए। सेम थिंग फॉलो हियर आल्सो। फिर आप उसको धन्यवाद करिए, थैंक यू मैडम। मैडम भी है वहां पर और सर भी हैं। सिट स्ट्रेट, सीधा बैठ करके आपको इंटरव्यू देना, और बहुत ज्यादा तन्ना भी नहीं है, और बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं बैठ, और इस तरह से भी नहीं बैठ। ये सब चीजें हैं कि लोग गलतियां कर चुके होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। और आपको हैंडकरचिप भी रखना है, क्यों खांसी आ गई तो आप ऐसे मत, तो खांसी है कि उसके आप उनको लगे कोरोना दे के जाने वाला है ये जरूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे हैंडकरचिप भी नहीं रखते हैं। ये भी मेरी मेरा सर्वे बताता है, मेरा बेटा ही नहीं रखता है। मैं क्यों नहीं रखते हो? आई डोंट कीप हैंडकरचिप, आई कीप टिश्यू पेपर्स, करके फेंक देते हैं। इसमें एक बार आया, इसमें कीटाणु रह जाते हैं। सोच है अलग अलग, तो ये जरूर रखिए। और छींक या खांसी आते हुए सॉरी कहिए आप, ये आपकी शिष्टता दिखाता है, सचार दिखाता है। और बैठते समय आपका बॉडी लैंग्वेज भी देखा जाता है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो जनरली गलतियां होती है, इस तरह से सवाल जवाब नहीं आ रहा तो अपन करते हैं, कोई भी सवाल नहीं आता अपन करते हैं, ट्रेन नहीं आई, ये आई, दबा रहे हैं। ये दीज साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या नाम है आपके, ब्रजेंद्र जी, वो बताएंगे। साइकोलॉजी सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैंने भी पढ़ना शुरू किया पिछले 3-4 महीने से, बहुत इंटरेस्टिंग है। और साइकोलॉजिस्ट का बोर्ड में होना एक ऑलरेडी रिकमेंडेशन है कि पुलिस के बोर्ड में तो एक साइकोलॉजिस्ट बैठना चाहिए। बल्कि मैं तो अभी भी चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, एक साइकोलॉजिस्ट अवश्य बैठाएं। साइकोलॉजी से पता लगता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है व्यक्ति का। और कॉन्फिडेंस मैंने बताया आपको जब आता है, आपका नॉलेज ठीक है, आपका इंटीग्रिटी ठीक है, और आप जो जवाब दे रहे हैं आपको लग रहा है, दिल में अंदर लगता है मैं जो जवाब दे रहा हूँ वो सही है। और आंखों में देख करके आप जवाब दीजिए, आंखें झुका करके जवाब मत दीजिए। प्लीज लुक इनटू द आईज ऑफ। एक कैंडिडेट ने मुझे फोन करके पूछा भी था,
तब मैं आंखों में आंखें देख करके बात जवाब दे ही नहीं सकता। मैंने कहा ये बहुत भारी कमी है, आपको आंखें नजरें झुका करके जवाब कैसे दे सकते। बिल्कुल ऑलरेडी ही इज वर्किंग एज सम पोस्ट पे है ऑलरेडी। साहब मेरे को कम नंबर मिले, उन्होंने बताया मेरे को पिछली बार 50 नंबर ही मिले, और मैंने कहा आपको खुद ही मालूम हुआ किस कारण से मिले। मैंने कहा साहब मेरे को यहाँ भी बताया गया, शायद मॉक इंटरव्यू होते हैं कि इंस्टीट्यूट का मामला है कि आप आंखों में आंख जवाब नहीं देते देख के। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है कि आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ। ये चीजें आपको डेवलप करनी है, आप प्रैक्टिस के द्वारा आप अपनी कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। ट्रेनिंग के द्वारा जो ये कमियां हैं उनको दूर की जा सकती है। आप लोगों को तो बड़ी फैसिलिटी है कि मॉक इंटरव्यूज होते हैं, आपको बताने वाले हैं कि ये इन चीज़ों की है। तो इस चीज़ का भी हाथ ध्यान रखिए, हाथों को अपने एक जगह रखिए, पैरों पर रख लीजिए और कॉन्शियसली ये रखिए कि दोनों मिल नहीं जाए। मिलने के बाद में फिर आपको मालूम है ये काम करना शुरू कर देते हैं, करते हैं नहीं करते, तो इनको दूर ही रखिए कि भैया थोड़ा दूर रखना। नंबर आए हाथों को भी रिक्वेस्ट करना, आप मिल मत जाना, बाद में मिल लेना आप। ये इस चीजों का ध्यान रखिए। कोई भी सवाल का जवाब नहीं आता तो सॉरी कहिए, मैडम आई एम सॉरी, सॉरी मैडम, या सॉरी सर आई डोंट नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जैसा आपको बताया भी गया। जो सवाल पूछते हैं उनकी तरफ देखिए और जवाब भी उन्हीं को ही दीजिए आप। और कई बार हो सकता है एक साथ दोनों मेंबर या 3 मेंबर, मैंने कई दफे खुद ने नोट किया, वो बिल्कुल गलत है उनके तौर तरीकों पे, एक साथ तीनों मेंबर सवाल पूछने लग जाते। हालांकि हम उनको भी बताते हैं कि इस तरह से लिया जाए, जैसे आपको डूज एंड डोंट्स बताया जाता है, उनको भी बताया जाता है कि आप बच्चे को हतोत्साहित नहीं करें। जैसे कभी भी ये कमेंट नहीं करें, मैं हमेशा कहता था अरे यार तेरे को तो यही नहीं आता। कई लोग ऐसा करते हैं तो वो तो हतोत्साहित ऐसे ही हो जाएगा। यदि कोई कह भी दे तो उसको आप इग्नोर कर देना, आप हतोत्साहित मत होना, ये उस आदमी की कमजोरी है, कि पर्सनैलिटी का एक बड़ा ड्रॉबैक है। तो इस तरह के उनको समझाने के उपरांत भी इतनी बड़ी लेवल पे पहुंच करके आपको एक्चुअली प्रोत्साहित करना चाहिए, आपको एनकरेज करना चाहिए, आपके अंदर जो बेस्ट है उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। की जगह वो हतोत्साहित कर रहा है, इन माई व्यू सच पर्सन इज अनफिट टू बी मेंबर ऑफ इंटरव्यू। परंतु कई दफे आ जाते हैं कि हम उनका इंटरव्यू लेकर के तो नहीं ले सकते, उनके बायोडेटा के आधार पर बुलाते हैं कि ये साहब 30 साल का अनुभव है, 40 साल का अनुभव है। तो कई दफे तरह के मेंबर से भी वास्ता पड़ता है और पढ़ सकता है आप। और क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछिए, सर मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा बताइए, दोबारा समझाइए। ये भी जरूरी है कि आप पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझें, कि वो भी पूछने वाला धीरे पूछने वाला हो सकता है, कौन धीरे हो सकते। थोड़े दिनों में आप भी प्रश्न पूछने वाले हो जाएंगे, आप देखोगे आप इधर बैठे हुए हैं, थोड़े दिनों में अपनी जिंदगी में उधर बैठ जाओगे। जैसे 1970 में मैं उधर बैठा हुआ था और 2010-11 में मैं इधर बैठा। समय के आधार पे आप भी लोग देश को चलाएंगे, राज्य को चलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे और यहाँ खड़े होंगे जहाँ आज हम खड़े हैं, और अब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, वो अलग बात। तो हर सवाल का जवाब के पहले थोड़ा सोचिए, थिंक, ध्यान रखो, एकदम जल्दी में रिप्लाई मत दीजिए, सोच करके आपको जवाब देना है। तो ये महसूस होना चाहिए कि आप सोच करके जवाब देने वाले इंसान हैं। और हो सके तो वहां पेपर भी पड़ा रहता है, एक पेंसिल भी पड़ी रहती है, अपने विचारों को आप कैन जॉट डाउन दोज पॉइंट्स, 1 2 3 पॉइंट कह सकते हैं, सर मैं अपने पॉइंट्स को लिख रहा हूँ, तो आपको समय देते हैं। तो बहुत मुश्किल वाला सवाल है, जटिल सवाल है, जैसे पुलिस में क्या क्या सुधार हैं, छोटे छोटे एक एक शब्द लिखने से आपको याद आ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं उसके और फिर जवाब दीजिए। तो ये है इंटरव्यू बोर्ड के अंदर आपको किस तरह से जवाब देना है, सिस्टमैटिक मैनर में जवाब देना है, पॉइंट वाइज जवाब देना है, आपको मॉड्यूलेट करना आपकी। और कभी भी काउंटर क्वेश्चन मत पूछिए, ये भी मैंने देखा है, जैसे उन्होंने बताया एक्सपीरियंस शेयरिंग, मैं आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अब मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ,
ऐसा भी कईयों ने पूछा, मैंने इस सवाल का जवाब तो सही दिया ना। ऐसा भी पूछने वाले बच्चे मिल जाते हैं कई बार, तो कम से कम ये गलती मत कर ले। और जो मैं हमेशा कई बार कह चुका हूं, मैंने भारी गलती मैंने स्वयं ने की थी, के कारण से मुझे इंटरव्यू में सबसे कम नंबर मिले। और वो था, मैंने उनके बोर्ड को ही बोला, उन्होंने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा ये नहीं गलत है, ये ठीक नहीं है, गलत। और मैंने उसी समय एक छोटी सी किताब निकाल करके था, मैंने कहा देखिए ये नेशनल मैगजीन है, इसमें आंसर तो यही लिखा हुआ है। वो स्तब्ध रह गए, यानी उन्होंने क्या ज्यादा मेरे को कुछ बोला नहीं। मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मेरे को बाद में बताया, वो भी बैठे हुए थे, डॉक्टर रत्नम ने कहा तुमने भारी गलती की, एक मेंबर को आपने वहीं बता दिया कि नॉलेज कम है। उन्होंने कहा ये कैसा आदमी है, अभी आपको गलत सिद्ध कर रहा तो अपने अफसरों को भी ये गलत सिद्ध करेगा। फॉर्चुनेटली मुझे इंटरव्यू के थोड़े दिनों बाद ही मेरे जो बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने उन्होंने बताया, फिर मैंने ध्यान रखा जिंदगी भर, अपने बॉस को एकदम मत बताओ कि तुम ये गलत है, तो सहन नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो गलत है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना, जो मैंने गलती की वो आप गलती नहीं करें। जब इंटरव्यू बोर्ड, हाँ, यदि आपको पानी की या किसी चीज की जरूरत है तो आप मांगिए, आपको मिलता है। और ये नहीं कि आप गला सूख गया है फिर भी जवाब दे रहे हैं सर आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी चाहिए, मिलता है आपको, खाने के बाद धन्यवाद दीजिए, थैंक यू सर, इस तरह से कहिए। ये आपके शिष्टाचार को दिखाता है। और इंटरव्यू खत्म होने के बाद में भी आप थैंक्स दे करके, धन्यवाद दे करके, बोर्ड को एक चेयरपर्सन है उसको धन्यवाद करके फिर बाहर निकलिए। ये इंटरव्यू के पहले 2 महीने में क्या तैयारी करनी है, इंटरव्यू के दिन क्या तैयारी करनी है, इंटरव्यू बोर्ड में आपको किस तरह का वो करना है और जवाब किस तरह से देने हैं, जो मुख्य बातें मैंने आपके साथ शेयर की। और अब कुछ संक्षिप्त में और बताना चाहूंगा किन किन इश्यूज को आप तैयार करें। उन दिनों में फुटबॉल का मैच हो रहा होगा, आप ध्यान रखिए उस समय क्या क्या चीजें हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या आजकल डिस्कशन हो रहा है, उन चीजों को आप जरूर तैयारी करते रहिए। आपको मालूम होना चाहिए 370 का आ सकता है डिस्कशन उस समय तक। अभी जो हिजाब के ऊपर जो हो चुका है, जो यूक्रेन का युद्ध कोई खत्म होने वाला नहीं है, इसके बारे में आप रखिए। किन कारणों से यूक्रेन को रशिया नहीं हरा पा रहा, नाटो क्या है, नाटो के अंदर कौन सा देश, कितने देश हैं, के प्लस पॉइंट्स क्या हैं, क्यों हार रहा है या क्यों ऐसी पोजीशन में आया हुआ है। आपने आज के पेपर में एक आर्टिकल है चिप्स के बारे में पढ़ा आपने, जिस देश के पास में चिप्स बनाने की, पोटैटो चिप्स नहीं, ये जो लगता है इनमें वो चिप्स की बात हो रही है। जिस देश में चिप्स बनाने की वो पावर होगी, जो बेस्ट क्वालिटी की बनाएगा, वही देश सबसे मजबूत, शक्तिशाली और डिफेंस में पावरफुल देश होगा। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल के जो भी उपकरण है हर एक में चिप्स लगी रहती हैं। आप यहां से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल लेते हैं, घर का दरवाजा खोल सकते हैं, और ये जो मिसाइल्स हैं उनमें लगी हुई है। इसके अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड नंबर 1 पे, ताइवान नंबर 1। तो इसके ऊपर भी जो चर्चा हो रही है, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं हिंदुस्तान में, और खास करके राजस्थान में चिप्स बनने जा रहे हैं। कौन सी कंपनी बनाने जा रही है? अडानी। और सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है दुनिया में जो चिप्स? फॉक्सकॉन। एक मुहावरा भी बन गया है, खुद ट्रंप ने एक वहां घोषणा की थी कि अमेरिका में आई विल ब्रिंग फॉक्सकॉन। केवल घोषणा ही की, केवल वो धरातल पे रह गई, बिल्कुल 1% वर्क भी नहीं हुआ। किसी को भी धोखा देने की बात होती है तो कहते हैं ये फॉक्सकॉन, केवल वादे किए, पूरे नहीं किए। ये एक मुहावरा बन गया है, ट्रंप फॉक्सकॉन इन द मैटर ऑफ मेकिंग चिप्स। तो ये ये जो इश्यूज हैं इनको आप, इटली के अंदर वहां की प्राइम मिनिस्टर तब तक वो ले चुकी होगी, मेलोनी,
कि क्या खासियत है, किस विचारधारा की है, ईरान के अंदर किस तरह से क्या चल रहा है, तो ये इश्यूज को आप ध्यान में रखिए। आपकी हॉबीज के बारे में सवाल पूछा जाए तो उसमें भी ट्रूथफुल रहिए। अपने आप को ज्यादा मैन ऑफ पर्सनैलिटी दिखाने के लिए दो चार हॉबीज मत दिखा दीजिए कि मैं रोज बैडमिंटन खेलता हूँ या टेनिस खेलता हूँ, जबकि टेनिस पे हाथ ही नहीं लगाया रैकेट के। ये खेल रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए टेनिस के अच्छे प्लेयर्स कौन है, चैंपियनशिप्स कौन कौन सी है, कहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। कुछ बड़ी बड़ी बातें आपको ध्यान रखिए कि मैदान की साइज क्या होती है, रैकेट क्या होता है, जो बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए जो हॉबीज से रिलेटेड है। बागवानी है तो उसके दिनों में आप यदि आप कहें कि मेरी हॉबी बागवानी है या हॉर्टिकल्चर, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि सर्दियों के दिनों में कौन कौन से फ्लावर्स आते हैं। ये सबको मालूम होते हैं। जो बड़े अफसर आ रहे हैं वहां पे के घरों में फूल लगे हुए होंगे, तो आप अपनी हॉबी को अभी भी डेवलप कर सकते हैं। आपकी यदि कविता की बताया आपने, कविता गाना या लिखना है, तो आपको कविता बोलने के लिए कहा जा सकता है, तो आप वो कविता ध्यान रखने के जाइए। वहाँ तरह तरह के जो रस होते हैं या जो राग होती है उनके बारे में नॉलेज। आप डांस का बताते हो तो कितने तरह के डांस है वो मालूम होने चाहिए। कथकली कहाँ का है, कथक कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। तो आपकी हॉबी के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी हॉबी है, इसका मतलब आपका पैशन है। वो तो पैशन है तो आपको उसके बारे में जो नॉलेज जरूरत थी वो आपको मालूम होनी चाहिए। पुलिस से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे इनमें से ही होंगे। पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस तंत्र में क्या क्या सुधार किया जा होने की जरूरत है। प्रकाश सिंह कौन है, उन्होंने क्या किया है, अभी इसके लिए अलग एक लेक्चर हो सकता है, परंतु मैं इसको केवल आपको भूमिकाएं या उसके आउटलाइन बता रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द दिया है, एक्रोनिम, स्मार्ट पुलिस। कितने लोगों को मालूम है स्मार्ट पुलिस का फुल फॉर्म क्या है? हाथ खड़ा करें, केवल एक या दो को। स्मार्ट पुलिस का मालूम है, हर चीज के दो दो मीनिंग है। एस का सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट पुलिस, एम का मॉडर्न एंड मोबाइल पुलिस, ए का अकाउंटेबल एंड अलर्ट पुलिस, फिर आर का रेस्पॉन्सिव एंड रिलायबल पुलिस, और टी का टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड पुलिस। तो आपका जवाब इस आधार पर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है कि हिंदुस्तान की पुलिस स्मार्ट होगी। कहने के लिए स्मार्ट स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट के भी अंदर क्या मीनिंग है। इसी तरह से मेजर इश्यूज क्या है पुलिस के जो आज के पेपर में आए। हालांकि ये मैंने कल रात को बनाए थे और आज सुबह के पेपर में एक लेख ही आ गया, पुलिस के लंबे हाथ, उसको काट के रखिए आप। पुलिस से संबंधित सवाल, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर आएगा वो तो पुलिस के सवाल ही पूछेंगे आपसे, तो ये इसकी तैयारी करिए। तो इसमें क्या क्या मुख्य बातें जो मैंने पहले ही बताई है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, ट्रेनिंग उनको समय पे ज्यादा नहीं होती है, सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम है नहीं, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है, करप्शन है, ओवरबर्डन्ड है, राजनीतिकरण है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, और थर्ड डिग्री का मेथड यूज करते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, यूएपीए, ये सवाल इसके बारे में पूछे जाएंगे। आजकल हिंदुस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली के अंदर, 4 दिन, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, जो नाम है इंटरपोल। जनरल असेंबली मिल रही है यहाँ। एक बहुत बड़ी घटना है जो हिंदुस्तान के 75 साल में शायद सेकंड बार ही हो रही है या पहली बार हो रही है, देख लीजिए आप उसको। इसमें ये इसका फुल फॉर्म क्या है, रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है, ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है, किन किन लोगों के खिलाफ इश्यू हो रखे हैं, विजय माल्या के खिलाफ हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे इश्यू होते हैं, ये थोड़ी ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो पुलिस के बारे में ये इश्यूज हैं। राजस्थान के बारे में ईआरसीपी वाला हुआ, मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्या हैं, तो आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो राजस्थान में सरकार ने क्लेम किया है, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो किन किन
क्षेत्रों में आने वाला है। एग्रीकल्चर में आ रहा है तो एग्रीकल्चर में किस में, प्रोसेसिंग के अंदर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ऑटो में अंदर अभी ऑलरेडी कहाँ बन रहे हैं, व्हीकल्स कहाँ बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, भिवाड़ी के अंदर बनती है, सब आपको यहाँ जयपुर में भी बनता है। मेडिकल और हेल्थ, इस तरह से मिनरल्स और सिरेमिक्स के अंदर, ईएसडी में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये अपने मेजर एरियाज हैं। राजस्थान रत्न, भारत रत्न के आधार पर यहाँ भी मिलने लगे हैं। वो लोग कौन हैं, बड़े वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं, उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। और हो सकता है लंबा खिंच गया इंटरव्यू तो बजट जो आ सकता है, तो बजट के बारे में भी आपको, युवा बजट, आप यदि बजट बनाएंगे तो युवाओं के लिए क्या क्या आप सुझाव देंगे। अपने को अलर्ट रखिए, चारों हिंदुस्तान, राजस्थान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आसपास में क्या हो रहा है। इसके आधार पर यदि आप तैयारी करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपके, इसी तरह से 5G समय तक 5G आ जाएगा शायद, इस तरह से आपका कार्यशैली को बदल डालेगा, पढ़ाई को बदल डालेगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग को बदल डालेगा, आपकी जीवन शैली को ही बदल डालेगा। तो 4G और 5G में मालूम होना चाहिए आपको, इस तरह के है। और अर्बन नक्सल्स क्या हैं, तो नए नए शब्द चर्चा में आ जाते हैं। रेवड़ियां क्या है, किस चीज को आप रेवड़ी मानते हैं, किसको आप मानते हैं कि जरूरी है, इसमें लेख पढ़िए। अलग अलग जो दल हैं उनके विचार अलग अलग हैं इन इश्यूज के ऊपर, आप अपने विचार बनाइए इसके अंदर। जो बैलेंस्ड व्यूज, हमेशा जवाब ऐसा दीजिए जो बैलेंस्ड हो, जो संविधान की तरफ हो, जो ज्यादा मानवता के प्रति हो, जो समाज के ज्यादा हित के प्रतीक हो। इनको रख करके यदि आप जवाब देंगे तो कोई शक नहीं, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आप सभी सफल होंगे। धन्यवाद। आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ, प्लीज थोड़ा इधर आके पूछिए। नहीं, जिस समय आप तैयारी कर रहे हो अपने सवाल की, सर आई नीड फ्यू सेकंड्स, ये कुछ सवाल चाहिए, समय रिमेन फोकस्ड, आप अपने सोचिए और वहां पॉइंट्स लिखते चले जाइए। आपके सामने पेपर भी है, आपका पेन होगा, निकालिए, पॉइंट्स लिखिए। उस समय किसी को मत देखिए आप, पर जिस समय जवाब देना है किसी की आंखों में देखिए जिसने सवाल पूछा है। नहीं तो पूछू तो मैं और देखो आप जवाब इनको दें, ये मत करिए। कीप दैट इन। अच्छा, आप कोई सुनिए फिर मुझे बताना, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू हियर। पहले आप सुनिए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं समझ गया आपका। मैं समझ गया, सवाल का जवाब देता हूँ, दोबारा पूछ लेना। ऐसे सब्जेक्ट्स जो कम लोगों ने पढ़े हैं, आप ज्यादातर देखेंगे कि वहां पे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स नहीं है। मैंने आईएएस और आईपीएस में भी देखा, आजकल ज्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग ज्यादा सफल होते हैं। आपको मालूम है या नहीं है? 70 to 80% लोग आईआईटी किए हुए आईएएस और आईपीएस में आ रहे हैं। और यहाँ पर भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कितने हैं? यहाँ कम होंगे, बल्कि देखिए यहाँ पर भी काफी है। ये भी एक विश्लेषण हो चुका है यूपीएससी के द्वारा, 70 to 80% आते हैं। तो उनमें जो आईएएस और आईपीएस जो होगा, हो सकता है वो आपके इस बैकग्राउंड के हो, तो सवाल पूछे। दोनों की तैयारी करिए, आप अपने डिपार्टमेंट की भी तैयारी करिए, क्योंकि आपके यदि उसने पूछ लिया कि आपने ग्रेजुएशन किस में किया है, उस ग्रेजुएशन में किस में किया है, जैसे जिंदगी भर मुझसे सवाल पूछते रहे, मैंने एमएससी बॉटनी में किया, एमएससी बॉटनी किस तरह से आपके यूजफुल रही सर्विस के? बड़ा मुश्किल वाला सवाल था। मैं यदि पॉलिटिकल साइंस का सवाल पढ़ता, पॉलिटिकल साइंस किया होता या सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ होता, तो वो सब्जेक्ट ज्यादा रेलिवेंट थे पुलिस के लिए। परंतु मेरा सब्जेक्ट क्या था? बॉटनी था। फिर भी मुझे जवाब देना पड़ा कई जगह पे। साइंस के अंदर हमें क्या सिखाया जाता है? सिस्टेमेटिक तैयारी करना सिखाया जाता है। सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। ये पॉलिटिक्स को भी पॉलिटिकल साइंस हो गया है, होम साइंस हो गया है।
जबकि साइंस के अंदर फिक्स्ड फॉर्मूलाज होते हैं, फिक्स्ड थ्योरम्स होती है, 2+2 4 वाली बातें होती है, जबकि साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। तो साइंस में मैंने एमएससी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, साइंस के बैकग्राउंड ने मुझे ज़्यादा मदद की कि हर चीज़ को मैंने सिस्टमेटिक तरीके से का विश्लेषण किया, कि सवाल के समस्याओं के समाधान निकालने की कोशिश की। इस तरह से मेरी साइंस की पढ़ाई ने मेरे को अपने करियर में भी मदद की। आपको जवाब निकालने हैं। आप जैसे आपने बीटेक किया है, बीटेक के द्वारा, बल्कि मैं ये बता ही दूं आपको कि जो 4 पेपर का सिस्टम मैंने शुरू किया था आरएस के, पहले 30-40 पेपर थे, आपने देखे सन 2011, 12, 13 तक चले थे, और पेपर बनाना भी मुश्किल था, और एक एक सब्जेक्ट की नॉलेज के आधार पर लोग आरएस और आरपीएस और ये बनते थे। हमने कहा सब सब्जेक्ट्स की, जैसे वो टी सब्जेक्ट्स बताया ना मैंने को, सब सब्जेक्ट्स की नॉलेज की जरूरी है। तो ये नहीं कहता कि केवल मैं फिलोसॉफी पढ़ करके आरएस ऑफिसर बनूंगा। व्हाट अबाउट इज साइंटिफिक नॉलेज, में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, रोबोट्स क्या है, ड्रोन्स क्या है, समझ में आया ना। एग्रीकल्चर में साइंस किस तरह से मदद कर करके उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब साइंस की भी जरूरी है आपको नॉलेज जानना। और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जानना क्यों जरूरी है कि आप आखिरकार काम तो केवल मनुष्यों के लिए करने जा रहे हैं। सोशल इश्यूज क्या है, आपको सोशियोलॉजी की नॉलेज भी होना जरूरी है, आपको साइकोलॉजी की भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, किसी के बिहेवियर को और माइंड को पढ़ना ही तो साइकोलॉजी है। कि आप साइकोलॉजी समझ जाएं अच्छी तरह, तो आप अपने जो सवाल पूछ रहे हैं ना, उसका भी बिहेवियर समझ जाएंगे, ये ऐसा क्यों पूछ रहा है। आप घुमा फिरा के अपने आपके जो जानते हैं उस पर ला सकते हो उसको। ये भी एक कला है कि आप इस तरह का जवाब दो कि सामने वाला आपके उसमें के लिए वो आतुर हो जाए। साइकोलॉजी की भी नॉलेज, इसलिए आप हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, और समग्र ज्ञान से ही दुनिया आगे बढ़ती है। बिना साइंस के समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता था, और बिना समाज की समस्याओं को जाने बिना साइंस पढ़ना बेकार है। आपने आईआईटी कर लिया और आपको मालूम नहीं समाज की समस्याएं क्या है। समाज की समस्या है फ्लोराइड युक्त पानी ज्यादा है सारे राजस्थान के अंदर, सब जगह फ्लोराइड है। कैसे किया जाए, पानी को साफ कैसे किया जाए, तो साइंस ही कर सकती है, आर्ट्स के सब्जेक्ट से तो नहीं हो सकता। तो आप अपने क्रिएटिव थिंकिंग से जवाब देना सीखिए कि आप किस तरह से जवाब दें कि आपके जवाब में साइंस भी आ जाए, आर्ट्स का नॉलेज भी आ जाए, और कॉम्प्रिहेंसिव जवाब जाए, समग्र जवाब जाए। इतना ज्यादा नहीं, फंडामेंटल्स ध्यान में रखिए, केवल फंडामेंटल, डिटेल में कोई नहीं जाएगा, कहीं पर भी नहीं जाता। और जहां पे एक सवाल जब मैं बैठा हुआ था यहाँ, मैं पूछा था इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में। ये हमारे समय की समस्या थी कि हमारी पढ़ाई भी अंग्रेजी में होती थी, एग्जामिनेशन केवल अंग्रेजी में ही होता था, और इंटरव्यू भी केवल अंग्रेजी में होता था। देश बदल चुका है, अब आईएएस का एग्जाम भी हिंदी में ही होता है, और नहीं होता है तो इंग्लिश नहीं आती है, वहाँ ट्रांसलेटर बैठता है साथ पीएससी के, यहाँ नहीं बैठता है। क्योंकि यहाँ पर मेरी आपसे राय यही है, मिली जुली भाषा के अंदर जवाब दीजिए। हाँ, शब्द है, जैसा हर्षित ने बताया था, आप वो शब्द इंग्लिश वर्ड्स को यूज करिए। अब देखिए मेरे बोलते हुए वर्ड्स आ रहा है, शब्द नहीं आ रहा है, ये कोई गलत नहीं है। वो जो पूछने वाले आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, अब देखिए बताते हुए मैं शुद्ध हिंदी कहाँ बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस या जो सवाल पूछे जाएंगे ये हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ, देखा जाए तो नहीं बोल रहा हूँ। संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी इसके बारे में कि राष्ट्रभाषा क्या हो। वो तो आपको मालूम है राष्ट्रभाषा है या नहीं देश की, है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर खूब चर्चा हुई कि राष्ट्र की भाषा कोई एक भाषा बन ही नहीं सकती। और आप 75 साल से हो गए, अभी भी नहीं बन सकती। साउथ इंडिया बिल्कुल विरोध करता है, अभी भी करता है कि हमें नहीं आती। और अब हम भी जो बोलते हैं शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तानी है। में चर्चा हुई थी कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए, तो शायद हिंदुस्तानी लोग जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक विचार है, आइडिया था, क्वेश्चन हुआ था इसके बारे में। तो आप इस पर चिंता मत करिए, जवाब उसमें दीजिए जो बोलचाल की भाषा कहते हैं। इंग्लिश में तो देना ही मत आप जब, क्योंकि ज्यादातर जो पूछने वाले आते हैं
आई थिंक वो भी उसमें सहज उसमें ही होते हैं जब आप हिंदी में जवाब देते हैं, खास करके राजस्थान के आरपीएससी के अंदर। और यूपीएससी में जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, आप इंग्लिश में जवाब देते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ पे साउथ इंडिया के मेंबर्स बुलाए जाते हैं एज ए रूल। 50% मेंबर साउथ इंडिया के होते हैं, तो समझ में ही नहीं आता आप क्या जवाब दे रहे हैं। जब मैं वहाँ भी इंटरव्यू बोर्ड में गया हूँ कई बार, वहाँ पूछते रहते हैं, इनका बेचारा साउथ इंडिया का मेंबर पूछता है, इन्होंने जवाब सही दिए ना, जवाब सही दिया ना इन्होंने, वो हमसे पूछता है, उसको जवाब समझ में ही नहीं आया, तो हम कहते हैं कि ठीक, वो हमारे आधार पर उसने अपने विचार वो नंबर दे, कहता है कि उसको इतने नंबर दे दीजिए। तो यहाँ पर हिंदी में, वहाँ पर अंग्रेजी में, हालांकि वहाँ पर भी हिंदी में दे सकते हैं आप, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक सवाल मैं भूल जाऊं, कहीं आप ज्यादा अंगूठियां पहन के मत जाना है, सवाल उस पर ही हो सकता है। कुछ है मेरे टाइम में ही लोगों ने, जैसे ये 10 है ना, 4 8 अंगुलियां सब में पहने हुए, अरे भैया खूब पहनते हो, ये क्या क्या है, ये कौन सा वो मूंगा है यार, ये कौन सा, सारे सवाल उसमें ही पूछे जा रहे थे। और ये इससे कोई फायदा होता है क्या? तो मेरा जैसा आदमी जो साइंटिफिक बैकग्राउंड का है, जो मूल करते हुए जिसमें लिखा हुआ है कि यू शुड बी साइंटिफिक बैकग्राउंड, साइंटिफिक टेम्पर, तो मैं कम विश्वास करता हूँ, आप में से कई करते होंगे, आपकी इच्छा है, परंतु देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, एंड लाइफ हैड बीन वेरी गुड, बिना किसी पे विश्वास किए हुए भी जिंदगी बहुत बढ़िया निकली और अभी भी चल रही है, ठीक है। परंतु यदि हाथ में है तो सवाल इसमें आ सकता है। हाँ, आप पूछिए। बहुत अच्छे सवाल है, सवाल ऐसे ही पूछे जाने चाहिए। कृष्ण, यदि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, पहले कार्य क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे या जाके मदद करेंगे, या उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे, या उसके घर वालों को इत्तला करेंगे, फोन में वहां पे गिरा हुआ होगा, या आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से मदद करेंगे। जैसे ये भी पूछा, आपके आजकल हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत हो रहे हैं, तो रोकने के लिए आप एसडीएम बन गए, ये दोनों का सवाल हो सकता है, एसडीएम को भी और जो डीएसपी बन रहे हैं उनको भी हो सकता है। तो आप उनको कम करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है देश के अंदर। मैं नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे बोलता हूँ, ये पैन इंडियन इश्यू है, इसको आप और देखें, आप याद रखना, मैं जो ये लास्ट में बोल रहा हूँ, आप आरएएस या आईएएस भी बने या आरपीएस भी बने, आप इस समस्या से जूझते रहेंगे, एज एसडीएम एज वेल एज डीएसपी। और यदि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इधर उधर तो फिर कोई समस्या, परंतु यदि मेन में आ गए आप, एक सांप्रदायिक समस्या से जूझेंगे, तो कैसे कम किया जाए, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके बारे में, कि जनरली झगड़े किस जगह शुरू होते हैं, मस्जिद के पास में शुरू क्यों होते हैं, बाजा बजाते हुए जाते हैं, क्या होता है, वहीं पे रुक जाते हैं, अंदर से पत्थर आते हैं, और फिर पुलिस फायरिंग करती है, बिल्कुल सेट पैटर्न है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, फिर भी पुलिस वाले इसको क्यों नहीं रोक पाते? इसका जवाब भी आपको अलग सेशन के अंदर भी हो सकता है, पर उसको मुख्य रूप में यही बताएं, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। पहले समाज के उन लोगों जो दंगे वाले हैं उनकी लिस्ट, हिस्ट्री शीट होनी चाहिए, जब मुहर्रम का टाइम हो या होली का टाइम हो, के ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए। है ना, सिक्योरिटी सेक्शंस में 109 110 पे कार्रवाई होनी चाहिए, बंद किया जाना चाहिए इलेक्शन के टाइम में, इनके टाइम के अंदर। और फिर तो रास्ता बताना चाहिए, किसी को बताया जाना चाहिए कि कुछ भी झगड़ा हुआ तो आप इस पे जिम्मेदार होंगे। ड्रोन का यूज किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज किया, आपको देखा जाएगा कि आप कौन वहीं पर जाकर के सारा सा कौन रहा है, रोग कौन कर रहा है। आप रोग
करने आपने जाके मस्जिद के सामने जाके रुक ही गए 2-4 घंटे, जब उनका नमाज का समय, तो नेचुरली उधर से भी प्रोवोकेशन के बाद में पत्थर भले ही वो इधर से आए, प्रोवोकेशन किस को भी रोकने का आपके पत्थर आप जाके पहले से देख सकते, आपके पास में इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, पुलिस के भी हैं, कहीं पत्थर तो इकट्ठा नहीं कर रखे हैं लोगों ने उस रूट के अंदर, उसको भी देखा जा सकता है। अपने कई तरीके हैं और इसके बाद में संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो ट्रेनिंग किस बात की देंगे, ये सारी चीजें आप ही बता दोगे। आपको आरपीएस में पूरे साल भर की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो बड़े बड़े अधिकारी आके आपको बताएंगे क्या 25 चीजें करनी है या 20 चीजें करने से दंगों को रोका जा सकता है। आपको तो बेसिक चीजें एक नागरिक के रूप में, एक इंटेलिजेंट नागरिक के रूप में क्या क्या चीजें करने से आप एक सिचुएशन को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट वाला हो या सांप्रदायिक दंगे वाला हो या और कोई आपदा हो, जैसे बाढ़ भी आती है, सूखा पड़ता है, खास करके बाढ़ के समय में आपका क्या रोल रहेगा, भूकंप आ गया उस समय आपका क्या रोल रहेगा। ये कुछ ऐसे हैं जो इनको मैं बोलता हूं सदाबहार क्वेश्चन है, तैयारी आपको रहनी चाहिए। आपदा वाला, क्लाइमेट वाला, क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन, आपसे क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चंस, आपदा रिलेशन ये, और वैसे भी आपको जिंदगी भर आपको इनसे ही कार्य करना है। आप पुलिस में रहेंगे तो भी डिजास्टर मैनेजमेंट में आप इन्वॉल्व होंगे, आप आईएएस और आरएस बनेंगे तो भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे। आप उसके अंदर जाकर के तैयारी करके जाइए कि कौन कौन से क्षेत्र में किस किस तरह की विपदाएं आती है, आपदाएं आती है, अच्छी तैयारी करिए। क्या आपके, मुझे मालूम है सब्जेक्ट में भी है और आपके जो कार्य होगा आरएस के रूप में उसमें भी है। और कुछ दोनों की तैयारी करो, दोनों की चुनौतियां, दोनों की कार्यशैली। अभी आप क्या हैं, आरओ है, तो आपको आरओ के ड्यूटीज क्या हैं, करते हुए आपको क्या क्या लगा, आपने क्या उसमें चेंज लाया। जनरली हम किस लोगों को सेलेक्ट करना चाहेंगे जो सेलेक्ट होने के बाद में देश को आगे की तरफ ले जाए, कुछ अच्छी तरफ लेके जाए। तो आपकी सोच से पता लगना चाहिए, जहां ऑलरेडी आपने कितने साल काम कर लिया इन डिपार्टमेंट में, 9 साल। 9 साल में यार कुछ तो नई चीज आपके अंदर माइंड में आनी चाहिए कि मेरा योगदान ये रहा। आप मुझे पूछ सकते हैं आपने क्या किया, मैं बताऊंगा। मैंने 37 साल पुलिस में लगाए और 5 साल पढ़ाने में लगाए। 3 पढ़ाने में, वाइस चांसलर था तो मुझे पढ़ाने का शौक, वहाँ पढ़ाता भी था, वाइस चांसलर होते हुए भी, और पहले लेक्चरर था। मैंने क्या किया, पुलिस में रहते हुए कोबरा का गठन मैंने करवाया। कोबरा का नाम जानते हो, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये जब मैं स्पेशल सेक्रेटरी था इस सचिव गृह मंत्रालय में, खुद मनमोहन सिंह जी ने कहा नक्सलवाद इतना बढ़ गया है कि क्या करना चाहिए। पुलिस अधिकारी के रूप में आप अपने, बहुत बड़ा अटैक हुआ था नयागढ़ के अंदर, पूरे उनकी पुलिस की आर्मरी, हथियार सारे लूट के ले गए नक्सलवादी, और पूरे सारे पुलिस वालों को मार के चले गए। पूरे पुलिस सारे लोगों को मार दिया उन्होंने, दे किल्ड ऑल द पुलिस मैन। सरकार क्या, भारत हिल गया था उस दिन। मुझे भेजा गया, पूछा गया, मुझे गर्व भी है कोबरा बनाने के, कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। मैंने प्रस्ताव भेजा, प्रस्ताव गवर्नमेंट ने माना उसको। आई एम हैप्पी। कभी भी नक्सलवाद खत्म होगा, खुशी होगी कि भारत देश की मजबूत करने में मेरा छोटा सा योगदान रहा। दूसरा, पुलिस में रहते रहते मैंने देखा कि हर सब्जेक्ट के अंदर एक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, आपको आईआईटीज अलग है, ये आजकल एमबीएस की वो अलग है, क्या बोलते हैं उसको, आईआईएम्स है। मैंने कहा पुलिस का सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है क्या? भारत का सुरक्षा यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए के अंदर सुरक्षा के ऊपर रिसर्च हो, लोगों को डीप नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। आई फ्लोटेड एन आइडिया ऑफ पुलिस यूनिवर्सिटी।
आप गूगल करके देख लीजिए, मिल जाएगा आप। 2006 के अंदर मैंने फ्लोट किया, 5 के अंदर, और आइडिया को एक्सेप्ट करने वाले भी नन अदर देन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सबसे पहली पुलिस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में बनाई, उन्होंने मुझे बुलाया भी, और सबसे सेकंड अपने राजस्थान में बनी है जो जोधपुर के अंदर, मैं फाउंडिंग वाइस चांसलर। कहने का मतलब, कोई पूछे तो मैं कह सकता हूं कि मेरा योगदान रहा है, उसमें सोचता रहा था। बाकी क्या था, नौकरी करो, एक दफे नौकरी में आने के बाद कमी निकाले जाओगे आप, इससे निकालना आना भी बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम है, आना बहुत मुश्किल है, निकालना भी उतना ही मुश्किल। कहीं भी काम करोगे तो आप चल जाओगे, परंतु आपको सेटिस्फेक्शन जब आएगा, कुछ तो सुधार के लिए आप बताओ उसके अंदर क्या किया जाए। जो अंदर रहता है वही तो कर सकता है। मंत्री तो आज बना है, पहले उसको नॉलेज ही नहीं है, साल भर के लिए बनता है, वैसे ही बिजी रहता है वो कोई सुधार के तरीके नहीं बता सकता, इस डिपार्टमेंट में कैसे सुधार हो, वो केवल अंदर रहने वाला ही बता सकता। आप इस तरह के, यदि आप बता सको, आपसे सवाल कि आप ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में, आपने क्या क्या सुधार, कोई छोटा हो सकता है, ये तो लंबा है, 37 साल में तो अलग बात है, आपने जो भी कुछ किया है, आप किस तरह से एक बेहतर ऑफिसर थे, या रहे हैं या हैं, तो आपको जवाब आपके आना चाहिए। सब कहेंगे ये आरएस भी बनेगा, एक अच्छा आरएस बनेगा। बाकी आरएस भी कई तरह के होते हैं, हर आरएस का सिलेक्शन नहीं होता है, तो सेलेक्ट होंगे तो केवल 20 ही बनेंगे उनमें से, वहां पर फिर कंपटीशन होगा आपका, के लिए एक अलग सेशन रखेंगे कि अब मुझे आईएएस में कैसे घुसना। लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, लाइफ लॉन्ग स्टडीज। जिंदगी भर पढ़ते रहिए, विल एंजॉय लाइफ एंड इट विल बी ग्रेट जर्नी ऑफ लाइफ। केवल आरएस बन जाना ही लाइफ का अंतिम गोल नहीं होना चाहिए, लगातार लाइफ लॉन्ग लर्निंग शुड आल्सो बी, और लाइफ का हर मोमेंट को आप एंजॉय करिए, आप जो है उसको भी एंजॉय करिए, कुछ सीखने को मिल रहा है, कर रहे हैं इसमें। ये नहीं कि केवल मैं आईएएस बनूंगा तभी मेरी जिंदगी सफल है, बाकी तो सब बेकार है, ऐसा नहीं है। कई आईएएस ऑफिसर को हमने सुसाइड करते हुए देखा, आप ओनली पढ़ते होंगे, कई आरएएस ऑफिसर सुसाइड करते हैं, कई बड़े बड़े लोग सुसाइड कर लेते हैं। लाइफ को जीना आना चाहिए। बी इन द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स, बी इन द कंपनी ऑफ ग्रेट बुक्स। वो भी मैं बताता हूँ क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, 4-5 किताबों का आपके घर में एक 10-15 किताबों का सेट होना चाहिए। मैं अभी बोल ही देता हूँ, इसके साथ ही फिर खत्म करूंगा। महात्मा गांधी किताब आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। माई एक्सपेरिमेंट्स, घुमा फिरा के आप अपने इंटरव्यू को उसकी तरफ लेके आ सकते हैं। मैं 200 घटनाएं लिखी है, अरे हर घटना एक महात्मा गांधी की जबरदस्त घटना है, जो आप अपनी लाइफ में भी उसमें उतार सकते हैं। और कितने लोगों ने महात्मा गांधी की वो किताब पढ़ी है, हाथ खड़ा करिए। चार नहीं, आप पढ़िए, बाकी लोग भी। इस तरह से युval नोआ हरारी की 3 किताबें हैं, 21वीं सदी के 21 चैलेंज या जो भी है, होमोसेपियन, होमोड्यूस, ये तीनों किताबें तो आप घर पे रखिए। आप सदी में क्या चुनौतियां आपके लोगों को फेस करनी पड़ेगी आने वाले 50 साल के अंदर, मैंने पहले से रिसर्च के द्वारा उसमें लिख रखा है। संविधान को अपनी किताब बना के रखिए, संविधान के ऊपर जितना आप पढ़ सकते हैं। जस्टिस क्या है, जैसे उसमें संविधान में लिखा हुआ है, प्रीएम्बल कहता है इट प्रोमिसेस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। हर शब्द के ऊपर एक किताब मिलेगी आपको। अमर्त्य सेन की किताब मिलेगी केवल जस्टिस के ऊपर। अपन जनरली फील करते हैं कि मुझे सब मालूम है जस्टिस क्या होता है, न्याय होता है। बिल्कुल नहीं, आप जब पढ़ने लगेंगे तो लगेगा कि जस्टिस भी क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है। मैंने कई किताबें पढ़ने के बाद पता लगा सेक्युलरिज्म वो नहीं है जो अपन सोचते हैं, धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलरिज्म भी एक प्रिंसिपल है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। वो पढ़ने, तो इस तरह से किताबों से घिरे रहिए। पीपी मेनन की 2 किताबें हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारत का एकीकरण कैसे हुआ, और फ्रीडम स्ट्रगल। पीपी मेनन कौन थे, खुद सरदार पटेल के राइट हैंड मैन। का भारत को इकट्ठा करने में योगदान उतना ही है जितना सरदार पटेल का। ये फंडामेंटल बुक्स है, तो आप पढ़ेंगे तो आपकी दिमाग की खिड़कियां खुलेगी उसमें, और आपको और पढ़ने की इच्छा होगी। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए आप,
माई ऑटोग्राफ बायोग्राफी पढ़िए, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए। क्या जबरदस्त लैंग्वेज में उसने किताबें लिखी है, जिसके 50 संस्करण पूरी दुनिया में बार बार छप रहे हैं। किताबों में इन्वेस्टमेंट करिए आप। खास करके महिलाओं को कहूंगा, अपने जो मैं हर जगह रिपीट करता हूँ, अच्छा मौका है, अपने पिताजी को बोलिए कि दहेज में कम पैसा दे देना, देना में नहीं, शादी में कम खर्च करना, पर मेरे इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में, मेरे किताबों में खर्च करिए आप। 80-20 कर दीजिए। शादी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो मेरी पढ़ाई में खर्च करिए। आपको आपके माता पिता के पास पैसा है तो मुझे ऑक्सफोर्ड भिजवाइए, कैम्ब्रिज भिजवाइए। और यदि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप जब माता पिता बन जाएं, अपने बच्चों पे 80-20 का रूल ध्यान रखना। शादी पे 20% और पढ़ाई पे 80%। आपका बच्चा हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में आपका नाम करेगा। विद दिस रियली आई एंड नाउ। जय हिंद, जय भारत।